गुड इवनिंग बच्चों। आज हम अकाउंट्स का नया चैप्टर डिस्कस करेंगे। चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम है सर ब्रांच अकाउंट्स। क्या होता है ब्रांच अकाउंट्स और साथ में क्या हमें इसमें डिस्कस करना है? ठीक है जी, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। आपके अकाउंट्स का लिटरली बोल रहा हूं सबसे टिपिकल चैप्टर है और पक्का है 16 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। ठीक है जी, बहुत ही लेंदी भी होगा, खूब सारे टॉपिक्स हैं, लेकिन हम साथ में एक एक टॉपिक आराम से समझने की कोशिश करेंगे। चलो जी, बात करते हैं ब्रांच अकाउंटिंग की। सर क्या पढ़ेंगे इसके अंदर? तो पहली बात तो ये सर, ये ब्रांच क्या होती है जरा समझना। दो वर्ड होते हैं मेरे पास, एक तो डिपार्टमेंट, ये चैप्टर भी बाकी है मेरा, और एक वर्ड होता है मेरा ब्रांच। सर डिपार्टमेंट क्या होता है और ब्रांच क्या होती है? तो सुनिए जी, पहले तो दिमाग लगाइए, जरा अपने आसपास देखिए। आपने कोई ब्रांच देखी है? ब्रांच सोचिए, ब्रांच का क्या मतलब होता है? सर ब्रांच का मतलब ब्रांच क्या होती है? अरे भाई सुनना, आपने लिवाइस एक टेक्सटाइल का ब्रांड है, नहीं सुना? कोई बात नहीं, रेमंड सुना है? रेमंड का पैंट शर्ट आता है। यहां रेमंड की झुंझुनू में क्या है? क्या है? ब्रांच है। इसके अलावा और समझिए, कॉटन काउंटी, या फिर हम बात करते हैं और सर एडिडास, इन सब की झुंझुनू में क्या है सर? ब्रांच है। मतलब लिवाइस की इंडिया में जितनी भी ब्रांचेस हैं वो सेम तरह का गुड्स सेल आउट करती है। एक कंपनी की नंबर ऑफ ब्रांचेस हो सकती है जो सेम काम करती है, इसे हम क्या बोलते हैं? ब्रांच बोलते हैं। तो सर फिर डिपार्टमेंट क्या हुआ? ये चैप्टर मेरा पेंडिंग है अभी। हाँ जी, डिपार्टमेंट क्या मैं बोल सकता हूं लिवाइस का झुंझुनू में डिपार्टमेंट है? ना, झुंझुनू में लिवाइस का कोई डिपार्टमेंट नहीं है। डिपार्टमेंट का मतलब एक पार्ट ऑफ ऑफिस जो सेपरेट काम करेगा, दूसरा पार्ट ऑफ ऑफिस जो सेपरेट काम करेगा, तीसरा पार्ट ऑफिस जो सेपरेट काम करेगा। एक डिपार्टमेंट है जो फाइनेंस का काम संभालता है, एक डिपार्टमेंट है जो अकाउंटिंग का काम संभालता है, एक डिपार्टमेंट है जो है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट करता है, एक डिपार्टमेंट है वो परचेज करता है। मतलब एक कंपनी के नंबर ऑफ पार्ट हो गए जो अलग अलग प्रोसेस करते हैं। मतलब यहां पर इस कंपनी की 4 डिपार्टमेंट है, लेकिन ये चारों डिपार्टमेंट अलग अलग परफॉर्म करते हैं, इसे डिपार्टमेंट हम बोलते हैं। लेकिन सर ब्रांच क्या हुआ? देखना, लिवाइस की जितनी ब्रांचेस हैं वो क्या करती है? सेम तरह का काम करती है। वो लिवाइस का सेम तरह का गुड्स सेल आउट करती हैं। आराम से फिर समझना, इसका मतलब एक कंपनी की जो डिपार्टमेंट्स होते हैं वो जनरली या हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, एक जगह भी हो सकते हैं और नंबर ऑफ जगह भी हो सकते हैं। बट ये मान के चलो, एक कंपनी की नंबर ऑफ ब्रांचेस सेम जगह नहीं होंगी, अलग अलग जगह होगी। मेरी लिवाइस की 50 ब्रांचें हैं, लाइन में है, क्या फायदा एक ही दुकान खोल दो? मतलब ब्रांचेस ऑल ओवर इंडिया में सेपरेट सेपरेट जगह स्टेब्लिश होती है। सर क्या पढ़ेंगे इस वीडियो में? तो सर इसमें हम पढ़ेंगे इस ब्रांच की अकाउंटिंग कैसे होती है, ये ब्रांच क्या होती है। ठीक है जी, चलो स्टार्ट करते हैं ब्रांच को पढ़ना। चलो जी, हाँ जी। सर ब्रांच कितने तरह की होती है? तो फिर सुनो, ब्रांच कितने तरह की होती है हमारे यहाँ। देखो भी, सब थ्योरी मेरी नोट्स में लिखी हुई है, तो इसको मैं बताकर आपका टाइम खराब नहीं करूंगा। जो मेरे काम की चीज हम केवल वही डिस्कस करेंगे, उसके अलावा थ्योरी हम रीडिंग कर लेंगे। सर ब्रांच कितने तरह की होती है? हमारे यहाँ ब्रांच 3 तरह की होती है। कौन कौन सी सर? डिपेंडेंट, दूसरी इंडिपेंडेंट। कौन सी? इंडिपेंडेंट। और तीसरी फॉरेन ब्रांच। हाँ जी सर, डिपेंडेंट ब्रांच, इंडिपेंडेंट ब्रांच और फॉरेन ब्रांच।
अब बात ये आती है सर, डिपेंडेंट ब्रांच क्या होती है, इंडिपेंडेंट ब्रांच क्या होती है। सर फॉरेन ब्रांच हमको मत समझाओ, हमको पता है ऐसी ब्रांच जो इंडिया के बाहर हो उसे हम क्या बोलते हैं, फॉरेन ब्रांच बोलते हैं। कुछ भी लिखने का नहीं है आपको। चलो जी सर, डिपेंडेंट ब्रांच और इंडिपेंडेंट ब्रांच में क्या डिफरेंस है, जरा याद करो। अपने झुंझुनू में एक ब्रांच है पीटर इंग्लैंड की, देखिए आपने किसी ने। सर कहाँ है, अपना रामेश्वर कॉम्प्लेक्स है उसके अंदर है। उसके अलावा सर और कहाँ है, आप कोई और ले लीजिए। रेमंड की ब्रांच है। सर कहाँ है, रेमंड की ब्रांच आपके कौन से वो खाना खजाना के नीचे है ना, वहां पर है। तो सर उन दुकानों में क्या आपने पीटर इंग्लैंड की दुकान में आपने कोई और कंपनी का पैंट शर्ट देखा है क्या, क्या आपने और कंपनी का पैंट शर्ट देखा है क्या। सर नहीं देखा। डिपेंडेंट ब्रांच वो होती है जो केवल हेड ऑफिस से, डिपेंडेंट ब्रांच वो हुई जो किससे गुड्स खरीदेगी, हेड ऑफिस से गुड्स खरीदेगी, और वो वैसे ही काम करेगी जैसे कौन बोलेगा, हेड ऑफिस बोलेगा। सर ये हेड ऑफिस क्या होता है, हेड ऑफिस जो सभी ब्रांचेस को कंट्रोल करता है। ठीक है जी। तो सर डिपेंडेंट ब्रांच क्या हुई, वो ब्रांचेस जो हेड ऑफिस पर कंट्रोल करती हैं, वो ब्रांचेस जो आपके हेड ऑफिस के द्वारा बताए हुए तरीके से काम करती है, उसे हम क्या बोलते हैं, डिपेंडेंट ब्रांच बोलते हैं। यहां तक बात क्लियर हो गई। सर हो गई, तो आगे की बातें, आगे की बात सुनो। तो सर इंडिपेंडेंट ब्रांच क्या हुई, तो सर इसका एग्जांपल मैं झुंझुनू में लूंगा। ध्यान रखना, सुना है नाम कहीं, रेडी स्टार, क्या नाम सुना है साहब, रेडी स्टार। सर ये क्या आफत है रेडी स्टार, अपने झुंझुनू में एक बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स है रेडी स्टार का। सर वहां पैंट शर्ट मिलते हैं हर कंपनी के, हर कंपनी के, हर ब्रांड के। इसने लिवाइज की एजेंसी भी ले रखी है, इसने कॉटन काउंटी की एजेंसी भी ले रखी है, रिंगलर की एजेंसी भी ले रखी है। लेकिन इसने ये और बोल रखा है कंपनियों को, मैं अपने हिसाब से पैंट शर्ट भी बेच सकता हूं। मतलब यहां पर रेडी स्टार अपने हिसाब से काम करता है, साथ में जैसे हेड ऑफिस बोलता है वैसे भी काम करता है। तो डिपेंडेंट ब्रांच वो हुई जो केवल उस तरीके से काम करेगी जैसे हेड ऑफिस बोलेगा, और इंडिपेंडेंट ब्रांच वो हुई जो कैसे काम करेगी साहब, वो अपने हिसाब से भी काम करेगी और साथ में हेड ऑफिस बोलेगा उसको भी कंसिडर करेगी। फॉरेन ब्रांच जो विदेशों में काम, जो ब्रांचेस विदेशों में स्टेब्लिश है। यहां तक बात क्लियर हो गई सर। अब वापस वही क्वेश्चन आता है, सर क्या पढ़ेंगे। हाँ जी, पढ़ेंगे हम सबसे पहले डिपेंडेंट ब्रांच अपने अकाउंट्स कैसे बनाएगी। डिपेंडेंट ब्रांच अपने अकाउंट्स किस तरीके से बनाएगी। सर किस तरीके से बनाएगी का क्या मतलब हुआ कि साहब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे अकाउंटिंग ऑफ डिपेंडेंट ब्रांच। क्या पढ़ेंगे साहब, अकाउंटिंग ऑफ डिपेंडेंट ब्रांच। हाउ कैन यू अकाउंट्स, हाउ कैन यू प्रिपेयर द अकाउंट्स ऑफ डिपेंडेंट ब्रांच। तो सर इसको बनाने के तीन तरीके हमको दे रखे हैं। ठीक है, भी हमको पढ़ने पड़ेंगे कौन कौन से, डेटर्स मेथड, डेटर्स एंड स्टॉक मेथड, एंड तीसरा कौन सा होगा, पीएनएल, ब्रांच पीएनएल मेथड। ठीक है जी, ब्रांच पीएनएल मेथड। डेटर्स मेथड थोड़ा अच्छा है, थोड़ा अच्छा है, साथ में थोड़ा सा टिपिकल भी है। डेटर्स एंड स्टॉक मेथड बहुत ही इजी है, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। और ये तो फर्जी है, जो पीएनएल अकाउंट हमें बनाना आता है। कुछ एकदम नए तरीके से पढ़ेंगे डिपार्टमेंट अकाउंटिंग विद द हेल्प ऑफ डेटर्स मेथड। तो पढ़ने से स्टार्ट, पहले ये पहले पेज की थ्योरी कंप्लीट कर लें। अब आप कॉपी में लिखोगे जो मैं पढ़ रहा हूं। ठीक है जी, आपको नोट्स में भेज दूंगा टेलीग्राम के अंदर, वहां से देख सकते हो। यहां से भी आप कॉपी करना चाहो तो कर लो, सेम का सेम जो समझाया वही का वही है। देयर आर फॉलोइंग टाइप्स ऑफ ब्रांच इन अकाउंट्स। कितने तरह की ब्रांचेस होती हैं, डिपेंडेंट ब्रांच, इंडिपेंडेंट ब्रांच, फॉरेन ब्रांच। डिपेंडेंट ब्रांच, ऑल द रिकॉर्ड्स ऑफ डिपेंडेंट ब्रांच आर मेंटेन बाय, सुनना, डिपेंडेंट ब्रांच का मतलब ऑल द अकाउंट्स आर मेंटेन। ये तो खाती भी वैसी है, पीते भी वैसे, जैसे कौन बोलता है,
हेड ऑफिस बोलता है। एंड ब्रांच जनरली मेंटेन ओनली मेमोरेंडम रिकॉर्ड्स ऑफ पर्टिकुलर ब्रांच। क्या मतलब हुआ मेरे अकाउंटिंग के हिसाब से? डिपेंडेंट ब्रांच के अकाउंट्स कौन बनाएगा साहब? हेड ऑफिस बनाएगा। अरे सर हेड ऑफिस को कैसे पता चलेगा डिपेंडेंट ब्रांच ने क्या बेचा क्या खरीदा? तो सर डिपेंडेंट ब्रांच होंगी वो आपके वर्किंग नोट्स बनाएंगी, वो मेमोरेंडम अकाउंट्स बनाएंगी, और मेमोरेंडम अकाउंट्स बनाकर वो किसको भेज देंगी? हेड ऑफिस को भेज देंगी। हमने इतना बेचा इतना खरीदा तो आप अकाउंट्स बना लो। ठीक है जी। अरे सर ये हमें सीखना पड़ेगा क्या? हाँ सीखना पड़ेगा, लेकिन आपको एक तरीका बताऊं, अगर उस तरीके से करोगे तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। सर कैसे? सर कैसे? तो सुनो, हमने कुछ टाइम पहले फाउंडेशन में एक चैप्टर पढ़ा था कंसाइनर कंसाइनी का। याद है कंसाइनर कंसाइनी का? अरे भाई कंसाइनर भी तो कंसाइनमेंट अकाउंट बनाता है। बनाता कि नहीं बनाता? कौन से ट्रांजेक्शन्स के लिए जो कंसाइनी के साथ हुए हैं, पूरा वैसा नहीं बनेगा लेकिन कंसाइनमेंट अकाउंट की तरह बनेगा। जिसको कौन बनाएगा साहब? हेड ऑफिस बनाएगा। लो जी मौज हो गई। सर डिपेंडेंट ब्रांच में हेड ऑफिस अकाउंट्स बनाता है साहब, अच्छी बात है। इंडिपेंडेंट ब्रांच क्या होती है सर? इंडिपेंडेंट ब्रांच मतलब ब्रांच मेंटेन कंप्लीट बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड ब्रांच खुद अपने अकाउंट्स मेंटेन करती है एंड ब्रांच ट्रीट एज आउटसाइडर, और ब्रांच को मैं यहाँ आउटसाइडर ट्रीट करता हूँ फॉर द पर्पस ऑफ अकाउंटिंग। ब्रांच प्रिपेयर इट्स ओन पे एंड अकाउंट एंड बैलेंस शीट। चलो जी अब बात करते हैं फॉरेन ब्रांच क्या होती है। When branch is outside the country of head office and branch trial balance and P&L account is converted into Indian rupees। बकवास है, लिख लो जी। अब चलते हैं हम आगे। डिपेंडेंट ब्रांच में अकाउंटिंग कैसे होती है? 3 मेथड है, डेटर्स मेथड, डेटर्स स्टॉक मेथड एंड डेटर्स ट्रेडिंग एंड P&L मेथड। डेटर्स मेथड मैं सेम तो नहीं बोलूंगा लेकिन बोलूंगा लगभग। लगभग सर लगभग कैसे? लगभग कंसाइनमेंट अकाउंट की तरह बनेगा। कंसाइनमेंट अकाउंट की तरह बनेगा। डेटर्स मेथड पढ़ेंगे तब, डेटर्स स्टॉक पढ़ेंगे तब देख लेंगे, ट्रेडिंग पढ़ेंगे तब देख लेंगे। सबसे पहले कौन सा डिस्कस करते हैं? डेटर्स मेथड में आइए जी। सबसे अच्छा मेथड है, सो थोड़ा सा ट्रिकी मेथड है, समझना पड़ेगा। हाँ जी। चलो जी स्टार्ट करते हैं। कोई भी मेथड हो, मेरा मोटिव क्या है? प्रॉफिट निकालना है। मेरा मोटिव क्या है? प्रॉफिट निकालना है। मुझे प्रॉफिट निकालना है। कोई भी कंपनी या कोई भी ब्रांच से प्रॉफिट कितना होगा, बस डिपेंडेंट ब्रांच में अकाउंटिंग हेड ऑफिस करेगा। अच्छी बात है। चलो जी कैसे अकाउंट्स बनेंगे मैं साथ में बनाता हूं, ठीक है? फिर हम समझ लेंगे नोट्स के अंदर से भी। हाँ जी चलो जी। किसकी बुक्स में बनेगा सर? डेटर्स मेथड से। मुझे क्या बनाना पड़ेगा? इसमें ब्रांच अकाउंट बनाना पड़ेगा। सर इस ब्रांच अकाउंट को क्यों बनाया जाता है? इसलिए बनाया जाता है ताकि मैं प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकूं। सर किसका प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकूं? मैं प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकूं किसका? ब्रांच का। सर मेरे 5 ब्रांचेस हैं तो क्या 5 ब्रांच अकाउंट बनाऊंगा क्या? हाँ 5 ब्रांच अकाउंट बनाऊंगा, पांचों का अलग अलग प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए। लो जी तो सर ब्रांच अकाउंट डेटर्स मेथड से किसकी बुक्स में बनेगा? इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस। लो जी हेड ऑफिस की बुक्स में बनेगा। चलो जी क्या बनेगा सर? ब्रांच अकाउंट बनेगा। ब्रांच अकाउंट बनेगा। कॉलम कौन कौन से बनेंगे सर? पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट और पर्टिकुलर अमाउंट। मैं एक बात बोलूं आपको, 90% जने इस चैप्टर को छोड़ के जाते हैं
पता नहीं क्यों, मुझे नहीं पता, लेकिन पता नहीं लोगों को चैप्टर हार्ड क्यों लगता है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा आराम से समझना, जो भी डाउट हो उसी वक्त मुझे फोन करके पूछना प्लीज, ठीक है ना। हाँ, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। चलो जी स्टार्ट करते हैं। पहली बात, मैं सबसे पहले वो सब चीजें लिख लूंगा जो ब्रांच के पास पड़ी हैं। अच्छा, ये अकाउंट्स बना कौन रहा है? हेड ऑफिस बना रहा है। अरे ब्रांच खुद की बुक्स में ब्रांच अकाउंट थोड़े ही बनाएगी, कौन बना रहा है सर? ब्रांच अकाउंट हेड ऑफिस बना रहा है। तो मैं क्या लिख लूंगा? टू ओपनिंग बैलेंस। टू ओपनिंग बैलेंस। सर किसकी बुक्स में ओपनिंग बैलेंस? ऑब्वियसली जो ब्रांच के पास पड़े हैं। क्या क्या पड़ा हो सकता है साहब? ओपनिंग डेटर पड़ा हो सकता है, इनर कॉलम में टिक आ जाएगा। ओपनिंग स्टॉक पड़ा हो सकता है, ठीक है भी, अच्छी बात है। ओपनिंग फिक्स एसेट्स पड़ी हो सकती हैं, अच्छी बात है। ओपनिंग कैश पड़ा हो सकता है, अच्छी बात है, ठीक है भी। और हो सकता है कि लेस कर दें हम, ओपनिंग क्रेडिटर भी पड़ा हो सकता है। अरे सर क्या मजाक कर रहे हो? पीएनएल निकालने के लिए हम तो केवल ओपनिंग स्टॉक कंसिडर करते हैं, आपने सब कैसे कंसिडर कर लिया? तो इस चीज को अपन एक बार होल्ड कर लेते हैं, मेरा अकाउंटिंग का फॉर्मेट है इसलिए मैंने ऐसा कर दिया। बिलीव करो मैं पीएनएल की तरह ही बनाऊंगा, कुछ चीजें नहीं आएंगी तो उसको हम धीरे धीरे समझेंगे। ठीक है जी, मैंने ओपनिंग बैलेंसेस किन किन के लिख लिए? जो ब्रांच के पास पड़ा था। अब हेड ऑफिस ने ब्रांच को माल भेजा, ऐसा ही है। तो हेड ऑफिस के यहां से माल ब्रांच के पास गया, ठीक है। तो गुड्स खरीदा या फिर ब्रांच के पास पहुंचा, एक ही बात है। तो क्या आएगा? हेड ऑफिस ने ब्रांच को माल भेजा, या बोलू ब्रांच को माल रिसीव हुआ, एक ही बात है। तो सर हम परचेज करते हैं तो टू परचेज लिखते हैं, यहां आ जाएगा टू गुड्स सेंड टू ब्रांच। अच्छी बात है, सब ये माल भेज दिया मैंने, मतलब गुड्स भेजते हैं उसके लिए क्या यूज में लेंगे? गुड्स सेंड टू ब्रांच यूज में लेंगे। यहां तक बात क्लियर हो गई? चलो जी, अच्छी बात है। अब आगे चलते हैं। इस अकाउंट को आगे स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात याद कराना पसंद करूंगा, याद करा रहा हूं, समझाऊंगा। जब ये अकाउंट पूरा होगा तो बीच बीच में चीजें समझाई नहीं जा सकती। कि ब्रांच अकाउंट की खासियत है, क्या खासियत है? इस ब्रांच अकाउंट में केवल, क्या बोला मैंने? केवल वही ट्रांजैक्शंस आएंगे जो हेड ऑफिस एंड किसके बीच में होंगे सर? ब्रांच के बीच में होंगे। किसके बीच में होंगे? ब्रांच के बीच में होंगे। ऐसा क्यों होगा? ये अकाउंट कंप्लीट होएगा तब समझोगे आप, ठीक है ना। लेकिन मैंने क्या बोला? इस हेड ऑफिस के बुक्स में केवल वही ट्रांजैक्शंस होंगे जो हेड ऑफिस और ब्रांच के बीच में होंगे। ब्रांच जो आउटसाइडर से ट्रांजैक्शंस करेगा वो ब्रांच अकाउंट में नहीं आएंगे। क्या बोला सर आपने? मैंने बोला कि ब्रांच अकाउंट में वही ट्रांजैक्शंस आएंगे जो हेड ऑफिस और ब्रांच के बीच में होंगे। ब्रांच जो ट्रांजैक्शन आउटसाइडर से करेगा वो इस अकाउंट में नहीं आएंगे। सर क्यों नहीं आएंगे? वी विल डिस्कस। लेकिन मैंने बात बोली वो याद आई, हेड ऑफिस और ब्रांच के बीच में जो ट्रांजैक्शन होंगे केवल वही इसके अंदर आएंगे। उसके अलावा कोई भी ट्रांजैक्शन ऐसा जो ब्रांच आउटसाइडर के साथ करेगा वो इसमें नहीं आएगा। ठीक है, ये बात मैंने याद कर ली कि इस अकाउंट में केवल वही ट्रांजैक्शंस आएंगे जो हेड ऑफिस और ब्रांच के बीच में होंगे। सर क्यों? जानने के लिए आगे बढ़ते हैं। चलो जी, पहले टू गुड्स सेंड टू ब्रांच, मतलब मैंने ब्रांच को गुड्स भेजा, ठीक है। अब मान लो ब्रांच को गुड्स पसंद नहीं आए तो वो रिटर्न कर सकता है। हाँ साहब कर सकता है। तो बाय गुड्स रिटर्न फ्रॉम ब्रांच आना चाहिए। मैं इसको सेम नाम से रख लूं भाई, मैं परचेज में से परचेज रिटर्न माइनस करता हूं, परचेज रिटर्न नया अकाउंट खोलता हूं, मैं सेम अकाउंट भी रख सकता हूं। तो बाय गुड्स सेंड टू ब्रांच ही लिख लेता हूं। गुड्स
सेंड टू ब्रांच। ठीक है जी, ये क्या हो गया साहब, गुड्स रिटर्न आ गया, गुड्स रिटर्न फ्रॉम ब्रांच आ गया। हाँ जी, यहां तक बात क्लियर हो गई। अब सुनिए आगे की बात। हेड ऑफिस ने खर्चा किया ऑन द बिहाफ ऑफ ब्रांच। हेड ऑफिस ने खर्चा किया ऑन द बिहाफ ऑफ ब्रांच। तो साहब ब्रांच की बुक्स में क्या एंट्री होगी? अरे भी हेड ऑफिस क्या बोलेगा, टू कैश। क्यों सर? हेड ऑफिस की बुक जेब से क्या गया, रोकड़ा गया, तो टू कैश। खुद का खर्चा किया उसने या ब्रांच का किया? सर ब्रांच का खर्चा किया। अगर मैं हिमांशु तेरे बिहाफ पे खर्चा करूंगा तो एंट्री क्या करूंगा, हेड ऑफिस टू बैंक, हेड ऑफिस टू बैंक, हेड ऑफिस अकाउंट डीआर टू बैंक। मतलब ये एंट्री क्या हुई कि जिसके बिहाफ पे खर्चा करते हैं, सॉरी हेड ऑफिस खर्चा करेगा हिमांशु के हिसाब से, तो एंट्री क्या करेगा, है हिमांशु अकाउंट डीआर टू बैंक, मैंने हिमांशु के लिए खर्चा किया। इसी तरीके से अगर हेड ऑफिस ब्रांच के लिए खर्चा करता है तो एंट्री क्या करेगा, ब्रांच अकाउंट डीआर टू कैश, टू कैश। हाँ जी, टू कैश। अच्छी बात है। ब्रैकेट में लिख सकता हूं मैं क्या, एक्सपेंस फॉर ब्रांच, लिख दिया साहब, ये भी बात समझ में आ गई। और क्या आ सकता है सर, मान लो कोई क्रेडिटर है, किसी को पेमेंट करना था, वॉटेवर सब यहां पर आ जाएगा। अब एक बात और बताओ छोटी सी सर मेरे को, सर मेरे को ये बताओ, ब्रांच ने खुद ने खर्चा किया, ब्रांच ने खर्चा किया, मैंने ऊपर क्या लिखा, हेड ऑफिस और ब्रांच के ट्रांजेक्शन ही केवल यहां पर आएंगे, उसके अलावा कोई भी ट्रांजेक्शन यहां पर नहीं आएगा। चलो अच्छी बात है। अब चलते हैं आगे। ब्रांच सेल करेगा, माल बेचेगा, गुड्स बेचेगा, गुड्स बेचने से जो भी पैसा आएगा, गुड्स बेचने से जो भी पैसा आएगा वो किसको भेज देगा, सर हेड ऑफिस को भेज देगा। तो हेड ऑफिस के पास पैसा आया, किससे आया, ब्रांच से आया। तो मैं एंट्री क्या कर दूंगा, बैंक अकाउंट डीआर टू ब्रांच ना, तो मैं लिख दूं बाय कैश कलेक्शन, कलेक्शन फ्रॉम ब्रांच। लो जी, कैश कलेक्शन फ्रॉम ब्रांच। ठीक है जी। अब बात करते हैं, और मैंने ओपनिंग बैलेंसेस लिखे थे, अब मैं क्या लिख दूंगा, इन सबके क्लोजिंग बैलेंस लिख दूंगा। सर किन के क्लोजिंग बैलेंस लिख दूंगा, जो कि किसके पास पड़े हैं, जो पड़े हैं हमारे ब्रांच के पास। क्या क्या आ जाएगा, क्लोजिंग डेटर, क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग कैश एंड वॉटेवर जो भी होगा वो सब यहां पर आ जाएगा, लेस क्लोजिंग क्रेडिटर। लो जी, मेरा काम कंप्लीट हो गया। हाँ जी, यहां तक मैंने एक बार कंप्लीट कर दिया। सर कुछ और बचा क्या? हाँ जी, देखते हैं। यहां तक बात क्लियर हो गई। एक चीज और लिख दो ताकि ध्यान रहे, टू कैश ही क्या, पेमेंट टू क्रेडिटर ऑफ ब्रांच, मतलब ब्रांच के क्रेडिटर को पेमेंट किसने किया, हेड ऑफिस ने किया। अच्छी बात है। ठीक है जी, सब हो गया। बचा हुआ क्या आ जाएगा, ब्रांच पीएनएल आ जाएगा। सब क्या आ जाएगा, ब्रांच पीएनएल आ जाएगा। बैलेंस फिगर क्या आ जाएगा, आपको ब्रांच पीएनएल आ जाएगा। लो जी, कंप्लीट हो गया। अरे सर खूब प्रॉफिट निकाला, खूब पीएनएल निकाला, इस तरीके से पीएनएल अकाउंट हमने कभी नहीं बनाया, ये क्या बना दिया हमारा। तो पीएनएल किस तरीके से आता है, अब समझो आपके सारे क्वेश्चंस का रिप्लाई। हाँ जी, हम ट्रेडिंग बनाते हैं एकदम शांति से, एकदम शांति से हम ट्रेडिंग बनाते हैं। टू ओपनिंग स्टॉक लिखते हैं, लिखते हैं सर। बाय क्लोजिंग स्टॉक लिखते हैं, लिखते हैं सर। यहां क्या लिखते हो, बाय सेल लिखते हैं सर। पक्की बात। इसको थोड़ा सा इस तरफ कर दे ताकि दिख जाए आपको। बाय सेल लिखते हैं, ऐसा करते हैं। ऐसे हमने आज तक प्रॉफिट निकाला है, उसके लिए क्या लिखते हैं सर, यहां पर परचेज। बचा हुआ क्या आता है, टू ग्रोस प्रॉफिट आता है एक बार के लिए।
सर हमने तो आज तक ऐसा बनाया है, ये आपने पता नहीं क्या बना दिया। माना कि आपने ओपनिंग स्टॉक लिखा वी आर सेटिस्फाई, क्लोजिंग स्टॉक लिखा वी आर सेटिस्फाई, बट ये बाकी क्या चीजें लिख दी। तो जनाब सुनिए, एक बार के लिए मान लें इस ट्रेडिंग अकाउंट में जो सेल होती है वो किस तरीके की होती है, मेरी उधार बेसिस पे होती है। जो मैं चीज समझा रहा हूं ना, 90% टीचर्स समझाते नहीं वो चीज। हो गया उनके लिए अकाउंट कंप्लीट। हाँ जी, जरा देखना मैं जो बोल रहा हूं प्लीज। मैं डेटर अकाउंट बनाता हूं साहब। क्या लिखता हूं, टू ओपनिंग स्टॉक कितना मान लीजिए 50,000, टू सेल कौन सी उधार वाली कितनी मान लीजिए 5 लाख, बाय देख लेंगे बाय बैलेंस सी डी, ओपनिंग स्टॉक नहीं आएगा सॉरी, टू बैलेंस बी डी, टू ओपनिंग बैलेंस या टू बैलेंस बी डी, अच्छी बात है। टू बैलेंस सी डी कितना सर 75,000, अच्छी बात है। जरा बताना यहाँ क्या आएगा, बाय कैश कलेक्शन आएगा, अच्छी बात है। बाय कैश कलेक्शन आएगा, कितना आएगा सर 550 माइनस 75,000, कितना आया सर 4,75,000। ठीक है, ये बात हो गई, क्लियर है। इस वीडियो में खाली इसकी हम थ्योरी समझ पाएंगे, बहुत जरूरी है समझनी। ठीक है, हाँ जी। अब मेरा ट्रेडिंग अकाउंट क्या बोलता है कि सर सेल कितनी आनी चाहिए, सर सेल 5 लाख आनी चाहिए, मैं जेन्युइन मानता हूं। ये मेथड क्या बोलता है, ये मेथड बोलता है सर ओपनिंग डेटर लिख दो 50,000। अब देखना, ओपनिंग डेटर लिख दो 50,000, ठीक है। क्लोजिंग डेटर कितने लिख दो 75,000 लिख दिया। और कैश कलेक्शन फ्रॉम ब्रांच, ये मानो इस क्वेश्चन में ना परचेज है बार ना खर्चे है, कुछ भी खर्चा वलचा कुछ भी नहीं है। तो कैश कलेक्शन फ्रॉम ब्रांच कितना आया, क्या विचित्र है। जरा बताना, इन्होंने इनडायरेक्टली सेल लिख दी कि नहीं लिखी, जरा देखना इन्होंने सेल लिख दी कि नहीं लिख दी। सर सेल लिख दी, हाँ लिख दी। कैसे लिख दी, अरे इन तीनों एडजस्ट करोगे तो सेल ही तो आएगी। कितनी आएगी सर आपकी 5 लाख की सेल ही तो आएगी। अब देख लो आपका सीआर में बैलेंस कितना बचेगा, 5 लाख ही तो बचेगा। अब देखो 4,75,000 प्लस 75,000 माइनस 50,000, मतलब तरीका चेंज हो गया। वो बोलते हैं ना, रिश्ता वही सोच नहीं, रिश्ता वही सोच नहीं कि साहब तरीका चेंज कर दिया, तरीका चेंज कर दिया, आंसर वही आएगा। मतलब इन्होंने डेटर अकाउंट को लिखने का तरीका चेंज कर दिया। बाय सेल लिखते थे, उसकी जगह क्या लिख दिया साहब इन्होंने कि जो कैश कलेक्शन है, क्लोजिंग बैलेंस है, ओपनिंग बैलेंस है, वो लिख दिया। अब बात आगे की आती है, सर यहां तो कैश कलेक्शन फ्रॉम डेटर थोड़ी लिखा है, आपने तो ब्रांच लिखा है। हाँ जी मैं ब्रांच लिखा है, क्यों लिखा है फिर समझ लो एक बार। जरा मैं क्रेडिटर अकाउंट और बनाता हूं, क्रेडिटर अकाउंट और बनाता हूं, बाय बैलेंस बीडी ऐसे ही होता है। कितना है मान लो 5,000 रुपए है। टू बैलेंस सीडी कितना है 10,000 रुपए है। टू पेमेंट कितना किया, टू कैश पेमेंट किया, मान लो 1 लाख रुपए का पेमेंट किया। और यहां क्या आया बाय परचेज, कितना आ गया सर, बाय कितना आ गया मान लो सर, आ गया यहां पर कितना आया 1,10 में से 1,05,000 आया। ठीक है जी, 1,05,000 आ गया। अब जरा देखना, ये जो 5,000 है इसको क्रेडिट में लिख दो, या फिर देखो इन्होंने डेबिट साइड में इसको क्या लिख दिया माइनस का 5,000, क्लोजिंग को यहां लिख दिया माइनस का 10,000। अच्छी बात है। और सर ये कैश कहां लिखा, अरे नालायको, ये कैश कलेक्शन फ्रॉम ब्रांच आया ना। ये कैसे आया, कैश कलेक्शन फ्रॉम डेटर में से जो भी एक्सपेंस माइनस किए उसके बाद आया, कितना आया 3,75 आया। इसका मतलब क्या हुआ, इन्होंने जो कैश का पेमेंट किया उसमें एडजस्ट कर दिया। बात समझ में आई, सॉरी इसमें नहीं, इस 3,75 में एडजस्ट करने के बाद में लिखा है। इसका मतलब यहां पर जो ट्रांजैक्शन हेड ऑफिस और ब्रांच के
बीच में होते हैं वही आते हैं, बट ये कैश कलेक्शन फ्रॉम ब्रांच या फिर और कोई इंफॉर्मेशन तब तक कैलकुलेट नहीं होगी जब तक आप डेटर अकाउंट नहीं बना लो या क्रेडिटर्स अकाउंट नहीं बना लो। वो हम समझ लेंगे, लेकिन मेरे समझाने का जो मोटिव है ना, वो ये है, मेरे समझाने का जो मोटिव है वो ये है कि आपके प्रॉफिट पे फर्क नहीं पड़ेगा, वो तरीका चेंज हो गया। सर तरीका कैसे चेंज हुआ? तरीका इस तरीके से चेंज हुआ कि हम केवल जो ट्रांजैक्शन हेड ऑफिस और ब्रांच है वो लिखते हैं, प्लस ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस लिखते हैं, और साथ में जो ट्रांजैक्शन ब्रांच बाहर वालों के साथ करते हैं उनके लिए हम सेपरेट अकाउंट्स बना लेंगे जो हेल्प करेंगे कैश कलेक्शन फ्रॉम ब्रांच निकालने के लिए। अरे भाई, इसका मतलब आप अब समझोगे। फिर थोड़ा सा मैं एक डायग्राम और बनाना पसंद करूंगा, सुनना। सर कौन सा डायग्राम? जरा ये दोनों मिटा दो सर, साथ में रहेगा तो लिंक रहेगा, अच्छी बात है। लो जी सर, मिटा दिया मैंने। कैश अकाउंट टू बैलेंस बीडी, अच्छी बात है। टू कैश सेल, टू कैश कलेक्शन बाय कैश परचेज। वैसे नॉर्मली कैश परचेज डिपेंडेंट ब्रांच में नहीं होती है क्योंकि हम बाहर से परचेज कर ही नहीं सकते, कोई बात नहीं, लेकिन बाय कैश पेमेंट वट एवर जो भी है, बाय एक्सपेंस जो भी किए, ठीक है। और यहां आएगा बाय बैलेंस सीडी, ठीक है जी। और यहां क्या आ जाएगा? बाय कैश सेंड टू हेड ऑफिस, ये आ गया। और ये जो कैश सेंड टू हेड ऑफिस है ना, कैश सेंड टू हेड ऑफिस है, ये यही तो है जो आपका 3,75,000 आया है। तो बेटा आपने ओपनिंग बैलेंस लिख दिया, क्लोजिंग बैलेंस लिख दिया, और कैश सेंड आया कहां से? इन सबको एडजस्ट करके आया। बात समझ में आई? मतलब इसमें हम इस तरीके से ट्रांजेक्शन्स करते हैं, हम डायरेक्ट केवल सेल परचेज एक्सपेंस निकलकर क्वेश्चन का कंप्लीशन नहीं करते हैं, ठीक है जी। इसीलिए हम इसमें सभी चीजों के बैलेंस लिखते हैं। बात क्लियर हुई? चलो जी। अर्थात सुनो पार्थ, मैं आपको और क्या बोल रहा हूं? मैं आपको बोल रहा हूं कि अगर गुड्स एंड टू ब्रांच, ठीक है, अगर हेड ऑफिस कोई खर्चा करता है तो ब्रांच अकाउंट में आएगा। सर क्यों आएगा? क्योंकि वो कैश अकाउंट में नहीं आता। कैश अकाउंट में केवल वही ट्रांजैक्शंस आते हैं जो ब्रांच आउटसाइडर के साथ करता है। इसलिए इसमें क्या है? टू कैश जो एक्सपेंस हेड ऑफिस ने ब्रांच के ब्याह पे किया है। और टू बाय पेमेंट टू क्रेडिटर्स में क्या आएगा? वो ट्रांजैक्शन आएगा जो क्रेडिटर को पेमेंट किया है, किसने? हेड ऑफिस ने। और बचा हुआ ब्रांच पेंडल आपका आ जाएगा। यहां तक बात क्लियर हुई? हाँ सर, यहां तक बात क्लियर हुई। चलो जी, अब इसको हम हमारे फॉर्मेट में समझ लेते हैं। सर जैसा फॉर्मेट मैंने आपको समझाया वैसा का वैसा बना हुआ है, इसको आप राइट डाउन कर लेना, लिख लेना। पहले लिख लिया तो बहुत अच्छी बात है। हाँ जी, क्या लिखा है देखो? टू बैलेंस बीडी, ओपनिंग डेटर कैश, ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग फर्नीचर या ओपनिंग एसेट्स वॉट एवर, लेस क्रेडिटर, ठीक है। चलो अच्छी बात है। सारे के सारे स्टॉक, इसका क्या मतलब हुआ कि सर यहाँ स्टॉक कौन सा आएगा? जो हेड ऑफिस से खरीदा है वो या आउटसाइडर से खरीदा है? अगर आउटसाइडर से खरीदा है विथ द परमिशन ऑफ हेड ऑफिस तो वो भी यहां पर आएगा। टू गुड्स एंड टू ब्रांच, जो मैंने ब्रांच को भेजा है। टू कैश एक्सपेंस ऑफ ब्रांच, टू कैश पेमेंट ऑफ टू ब्रांच क्रेडिटर, अच्छी बात है। इस तरफ क्या आएगा? बाय कैश सेंड टू ब्रांच, गुड्स सेंड टू ब्रांच मतलब लिख लेना ब्रैकेट में, गुड्स रिटर्न बाय कैश कलेक्शन फ्रॉम ब्रांच, जो ब्रांच से कलेक्ट हुआ है। चलो जी, ये बात भी क्लियर हो गई। हाँ जी, आगे बात करें। आगे क्या लिखा हुआ है? बाय कैश कलेक्शन फ्रॉम ब्रांच के ब्रैकेट में लिखा हुआ है कैलकुलेट विद द हेल्प ऑफ मेमोरेंडम डेटर अकाउंट, कॉमा
मेमोरेंडम कैश अकाउंट, ईटीसी लिख देना, ठीक है जी। मेमोरेंडम कैश अकाउंट ईटीसी लिख देना। बाय बैलेंस शीट में सबके बैलेंस लिख दिए और मेरा कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। अभी तक बात क्लियर हो गई। अब कुछ वर्किंग नोट्स दे रखे हैं, उनको पढ़ लेते हैं क्या दे रखे हैं। हाँ जी, नोट नंबर 1 ये सब समझा चुका हूं मैं। सेल्स, परचेज, सेल्स रिटर्न, परचेज रिटर्न, डिस्काउंट, collection from debtor, payment to creditors, bad debts are not a part of branch account because they are automatically inbuilt in branch account। ये automatically inbuilt हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं मैं आपको समझा चुका हूँ। जैसे कि मैं बात करूँ, ओपनिंग स्टॉक आया, ओपनिंग डेटर है, क्लोजिंग डेटर है, कैश कलेक्शन है, ओपनिंग डेटर आ गया, क्लोजिंग डेटर आ गया, कैश कलेक्शन फ्रॉम डेटर, पेमेंट टू क्रेडिटर्स, कैश अकाउंट में ऑटोमेटिक एडजस्ट होकर कैश कलेक्शन फ्रॉम ब्रांच आया है। नया नाम ओपनिंग गुड्स इन ट्रांजिट एंड ओपनिंग कैश इन ट्रांजिट। ये क्या होता है पता नहीं। इज ए पार्ट ऑफ ओपनिंग बैलेंस एंड क्लोजिंग जीआईटी एंड सीआईटी इज ए पार्ट ऑफ क्लोजिंग बैलेंस। ये क्या होता है सर? कोरोना के अंदर पता है आपको इंडिया में कितने सारे ट्रक जगह जगह खड़े हैं, पता है आपको? अब मेरा एक क्लाइंट है, उसका ट्रक पता है 20 मार्च को चला था, आज हो गई 22 अप्रैल, पहुंचा ही नहीं। 20 मार्च को चला था और अभी तक नहीं पहुंचा। अब सुनना, मेरा एक क्लाइंट है, उसकी एक ब्रांच झुंझुनू में है, एक जो उसका हेड ऑफिस है वो जयपुर में है। जयपुर से गुड्स चला था, रास्ते में अभी है। 31 मार्च को वो गुड्स अभी भी रास्ते में है, मेरे पास नहीं पहुंचा, ब्रांच के पास नहीं पहुंचा। उसे गुड्स इन ट्रांजैक्ट बोलते हैं। तो ऑब्वियस है उसको भी हम हमारे क्लोजिंग या ओपनिंग का पार्ट मानेंगे। ओपनिंग कैश में भी वही है कि कैश चल दिया बट अभी रास्ते में ही है। सर रास्ते में कैश कैसे होता है? अरे आपने बैंक में चेक लगाया, अगले ने चेक क्लियर नहीं कराया। नोट नंबर 3 एक अजम्पशन है, याद करनी पड़ेगी। जरा देखना क्या लिखा है। In absence of information, opening balance of petty cash book will be same as closing petty cash book। सर ये पेटी क्या होती है? पेटी समझते हो ना, पढ़ा होगा बचपन में। छोटे मोटे खर्चों के लिए, छोटे मोटे खर्चों के लिए जो हम अलग पेटी एक बुक बनाते हैं उसे पेटी कैश बुक बोलते हैं। कुछ नहीं लिखाता हूं, ओपनिंग और क्लोजिंग को सेम मानेंगे। चलो जी ये बात भी क्लियर हो गई। हाँ जी, एक्सपेंस इनकर्ड बाय हेड ऑफिस ऑन द बिहाफ ऑफ ब्रांच इज ए पार्ट ऑफ ब्रांच अकाउंट। ये मैं बता चुका, जो खर्चे हेड ऑफिस ब्रांच के बिहाफ पे करेगा वो सब ब्रांच अकाउंट का पार्ट होंगे। बट एक्सपेंस पेड बाय ब्रांच हिमसेल्फ, उसने खुद ने क्या किया, कोई खर्चा पे किया, आर नॉट ए पार्ट ऑफ ब्रांच अकाउंट, इट इज ए पार्ट ऑफ मेमोरेंडम कैश अकाउंट। भाई ब्रांच खुद खर्चे करेगा, वो सब किसके पार्ट होंगे? मेमोरेंडम कैश अकाउंट के पार्ट होंगे। या आप लिख रहे हो साथ में। हाँ जी, नोट नंबर 5 बड़ा अच्छा पॉइंट है। इफ देर इज ए लॉस बाय फायर एट ब्रांच, क्या मतलब हुआ सर? इफ एनी लॉस बाय फायर एट ब्रांच देन फॉलोइंग टू पॉसिबिलिटीज आर अवेलेबल। दो पॉसिबिलिटीज अवेलेबल है। पहली बात तो लॉस बाय फायर का मतलब सब आग लग गई, गुड्स जल गया। कहाँ आग लगी? ब्रांच के यहाँ आग लगी। क्या होगा? नो इंश्योरेंस, कोई इंश्योरेंस ही नहीं है। तो क्या होगा? ये ऑटोमेटिकली बेड डेब्ट्स की तरह हो गया, पैसा डूब गया। तो इसका कोई ट्रीटमेंट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये ऑटोमेटिकली प्रॉफिट को कम कर देगा। सर प्रॉफिट को कम कैसे कर देगा? अरे भाई इंश्योरेंस नहीं हुई, गुड्स जल गया, तो आपका क्लोजिंग स्टॉक कम हुआ कि नहीं हुआ? हाँ सर क्लोजिंग स्टॉक कम हो गया। और जब क्लोजिंग स्टॉक कम हो गया, तो ऑटोमेटिकली आपका प्रॉफिट भी कम हो गया। नो ट्रीटमेंट इज रिक्वायर्ड बिकॉज इट ऑटोमेटिकली रिड्यूस द क्लोजिंग स्टॉक टू सो प्रॉफिट इज ऑल्सो रिड्यूस। अच्छी बात है। लेकिन इंश्योरेंस क्लेम एक्सेप्ट कर ले इंश्योरेंस कंपनी, तो क्या होगा? अगर पैसा रिसीव्ड हो जाए, व्हेन क्लेम इज रिसीव, इट इज ए पार्ट ऑफ, ये किसका पार्ट हो जाएगा? मेमोरेंडम कैश अकाउंट का पार्ट हो जाएगा। बट व्हेन इंश्योरेंस क्लेम इज एक्सेप्टेड बट अभी तक रिसीव नहीं हुआ, तो ये क्लोजिंग बैलेंस का पार्ट हो जाएगा। मतलब ये हमारे क्लोजिंग बैलेंसेस में आ जाएगा। फिर सुनो, गुड्स जल गया, वास्ते लग गई, समझते हो ना? आग लग गई साहब, गुड्स जल गया, इंश्योरेंस कंपनी वाले बोलते हैं नहीं देंगे। क्या करूं? कुछ नहीं करूं। सर कुछ नहीं क्यों करूं?
क्यों कुछ नहीं करूं, क्यों कुछ नहीं करूं? अरे वो क्लोजिंग बैलेंस क्लोजिंग स्टॉक को कम कर देगा, क्लोजिंग स्टॉक कम हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली बात खत्म हो जाएगी। अगर नहीं करे, एक क्वेश्चन है जिसमें क्लोजिंग स्टॉक कम नहीं करता तो उसका एडजस्टमेंट देखेंगे वहां पर। दूसरी बात, सर इंश्योरेंस क्लेम, इंश्योरेंस करा रखी है, क्या करें? इंश्योरेंस करा रखी है तो इंश्योरेंस क्लेम रिसीव हो गया तो किसका पार्ट हो जाएगा? मेमोरेंडम कैश अकाउंट का पार्ट हो जाएगा। से क्लेम रिसीव्ड हो गया, क्लेम रिसीव नहीं हुए लेकिन रिसीव होगा तो हमारे क्लोजिंग बैलेंसेस का पार्ट हो जाएगा। नोट नंबर 6, मेमोरेंडम स्टॉक, मेमोरेंडम क्रेडिटर, मेमोरेंडम कैश, मेमोरेंडम डेटर्स आर प्रिपेयर, इनको प्रिपेयर किया जाएगा टू आइडेंटिफाई द मिसिंग ट्रांजेक्शंस, मिसिंग ट्रांजेक्शंस को आइडेंटिफाई करने के लिए। लो जी, यहां तक एक बार कंप्लीट कर लो, उसके बाद आगे वाला टॉपिक डिस्कस करेंगे। एक बार कंप्लीट कर लो उसको, मैं एक मिनट में। यहां तक बात क्लियर हो गई। चलो जी आगे समझते हैं क्या कहानी है। याद कीजिए, याद कीजिए, कंसाइनमेंट अकाउंट एट इनवॉइस प्राइस। अरे सर याद है, तो ये ब्रांच अकाउंट भी तो इनवॉइस प्राइस पे बन सकता है। सर इनवॉइस प्राइस पे बन सकता है का क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ, इनवॉइस प्राइस का मतलब क्या होता है पहले तो वो समझ लें। हेड ऑफिस ब्रांच को बोलता है, अरे ब्रांच तू कैसे काम करशी? क्या सर हेड ऑफिस तुम बोलोगे वैसे काम करेंगे? तो हेड ऑफिस ने बोला ये ले 100 रुपए का गुड्स। कितने का? 100 रुपए का गुड्स ले, और कितने में बेच? 120 में बेच। हेड ऑफिस ने बोला ठीक है सेठ जी 120 में बेच देती हूं। अब सुनना, हेड ऑफिस ने ब्रांच को भेजा तो ब्रांच के लिए कॉस्ट क्या आई? 100 रुपए। और एक प्राइस जो हेड ऑफिस ने डिसाइड कर दी। किसने डिसाइड कर दी? हेड ऑफिस ने, कि कम से कम इतने में तो बेचना ही है। उसे हम क्या बोलते हैं? इनवॉइस प्राइस बोलते हैं। लो जी सर बात समझ में आ गई। चलो जी क्या करना है, सेम का सेम ब्रांच अकाउंट बनेगा, सेम का सेम ब्रांच अकाउंट बनेगा। बस ये ध्यान रखना, सेम का सेम ब्रांच अकाउंट बनेगा। बस ये ध्यान रखना कि जो आपका स्टॉक है, क्या है? स्टॉक, जो भी स्टॉक के ट्रांजैक्शंस है उन सबको किस में लिखा जाएगा? इनवॉइस प्राइस पे। अरे सर जैसे ही इनको इनवॉइस पे लिखेंगे तो हमारा प्रॉफिट इफेक्ट हो जाएगा। नहीं भाई, क्या बोला है सरकार ने? सरकार ने बोला है कि आप यहां 120 इस तरफ लिख दो, 20 रुपए इस तरफ लिख दो। तो बताओ आपके आंसर पे कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं। आज तक मैं ओपनिंग स्टॉक 100 रुपए लिखता था, खत्म बात। अब क्या बोला गया? 120 तो डेबिट में लिख दो, 20 रुपए क्रेडिट में लिख दो। बताओ क्या इफेक्ट पड़ेगा आंसर पे? कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। नहीं पड़ेगा ना? नहीं पड़ेगा साहब। मतलब क्या बोला गया? ओपनिंग स्टॉक को इनवॉइस पे लिखो और उसका जो प्रॉफिट पार्ट है उसको उल्टी साइड में किस नाम से लिखो? बाय ओपनिंग स्टॉक रिजर्व के नाम से लिखो। सर ओपनिंग स्टॉक को ही क्या क्या? नहीं, जिसमें स्टॉक का ट्रांजेक्शन, गुड्स का ट्रांजेक्शन हो। तो नंबर 1 किसमें? ओपनिंग स्टॉक में गुड्स का ट्रांजेक्शन होता है। डेटर में गुड्स का ट्रांजेक्शन होता नहीं, कैश में होता नहीं, फर्नीचर में होता नहीं। दूसरा होता है गुड्स सेंड टू ब्रांच। इसको भी किस पे लिखो? इनवॉइस प्राइस पे लिखो। किस पे लिखो? इनवॉइस प्राइस पे। ठीक है। तीसरा किसको? क्लोजिंग स्टॉक को। किसको? क्लोजिंग स्टॉक को। चौथा किसको? गुड्स रिटर्न को। बस सॉरी एक, हाँ चौथा, सॉरी 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 स्टॉक रिजर्व तो क्रिएट हो गया है ना। तीसरा किसको लिखो? गुड्स सेंड टू ब्रांच को। और चौथा किसको लिखो? क्लोजिंग स्टॉक को। ठीक है। इन 4 ट्रांजेक्शन्स को आपको बस इनवॉइस प्राइस पे लिखना होता है, उसके अलावा कुछ नहीं। इसको इनवॉइस प्राइस पे लिखा तो इसके अगेंस्ट में प्रॉफिट एलिमेंट किस नाम से लिख दिया? बाय ओपनिंग स्टॉक रिजर्व के नाम से। टू गुड्स सेंड टू ब्रांच को इनवॉइस प्राइस पे लिखा तो
इसका प्रॉफिट एलिमेंट कहाँ लिख दिया, बाय गुड्स सेंट टू ब्रांच के नाम से लिख दिया। क्या नाम से लिख दिया, बाय गुड्स सेंट टू ब्रांच के नाम से लिख दिया। अच्छी बात है, ये हमने लिख दिया सर बाय गुड्स सेंट टू ब्रांच के नाम से, स्टॉक रिजर्व के नाम से। चलो जी, ये भी बात समझ में आ गई। अब तीसरी बात, गुड्स रिटर्न लिखा तो इसका प्रॉफिट एलिमेंट देखो हमने यहां पर लिख दिया किस नाम से, बाय गुड्स टू गुड्स सेंट टू ब्रांच के नाम से। अरे भी गुड्स रिटर्न किया, मान लो 100 का 120 उसकी इनवॉइस प्राइस थी, तो 120 यहाँ आ जाएगा, 100 रुपए सॉरी 20 रुपए यहाँ आ जाएंगे। इसी तरह क्लोजिंग स्टॉक है, तो क्लोजिंग स्टॉक को इनवॉइस प्राइस भी लिखेंगे, कहाँ गया, हाँ क्लोजिंग स्टॉक को लिखेंगे इनवॉइस प्राइस, उसका प्रॉफिट एलिमेंट यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है जी, अब इसको थोड़ा सा एक बार रीड कर लेते हैं, समझ लेते हैं, फिर आगे बात करते हैं। हाँ जी, चलो जी। तो बैलेंस बीडी में ओपनिंग स्टॉक आएगा, लेकिन ओपनिंग स्टॉक किस पे आएगा, इनवॉइस प्राइस पे, तो इसका प्रॉफिट एलिमेंट आ जाएगा बाय ओपनिंग स्टॉक रिजर्व के नाम से। ठीक है जी, टू डेटर सेम आ जाएगा, कैश सेम आ जाएगा, फर्नीचर सेम आ जाएगा, लेस क्रेडिटर सेम आ जाएगा। टू गुड्स सेंट टू ब्रांच एट इनवॉइस प्राइस होगा, अच्छी बात है, इनवॉइस प्राइस पे होगा। ठीक है, टू गुड्स सेंट टू ब्रांच, अच्छा टू गुड्स सेंट टू ब्रांच इनवॉइस प्राइस पे होगा, इसको प्रॉफिट एलिमेंट भी सेम नाम से लिख दो, सल्टे बाय गुड्स सेंट टू ब्रांच के नाम से। अच्छी बात है। ये गुड्स सेंट टू ब्रांच रिटर्न स्टॉक रिजर्व कैसे आया, इस तरफ देखना, बाय गुड्स सेंट टू ब्रांच रिटर्न हुआ, उसकी इनवॉइस प्राइस भी लिखा, तो उसका प्रॉफिट एलिमेंट उसी नाम से लिख दिया। कैश डायरेक्ट एक्सपेंस आ गया, पेमेंट टू क्रेडिटर्स आ गया। इस तरह बाय क्लोजिंग स्टॉक लिखा, तो उसका टू क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व आ गया, बाकी सेम का सेम बन जाएगा। ठीक है जी, ये आपकी थ्योरी कंप्लीट हो गई। अब इसके क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, क्वेश्चन स्टार्ट करें। चलो जी, सबसे पहले करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। इस कॉन्सेप्ट का बेस्ट क्वेश्चन है, सबसे अच्छा क्वेश्चन है, और अगर ये क्वेश्चन आप कर लेते हो तो ये मानो ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। इसके बाद के क्वेश्चंस आप खुद ट्राई कर पाओगे। ठीक है जी, बेस्ट क्वेश्चन है इस कॉन्सेप्ट का। चलो जी, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या लिख रखा है सर, पढ़ते हैं। Widespread invoices goods to its branch at cost plus 20%। Widespread इन गुड्स भेजती है ब्रांच को किस में, कोस्ट प्लस 20% में। ब्रांच सेल गुड्स फॉर कैश एज वेल एज क्रेडिट, और ब्रांच वो किसी को भी गुड्स बेचती है तो कैश में भी बेच देती है, उधार में भी बेच देती है। द ब्रांच मीट इट एक्सपेंसेस आउट ऑफ कैश कलेक्शन फ्रॉम डेटर and cash sale and remit the balance of cash to head office after withholding 10,000 necessary for meeting immediate requirement of cash। मतलब कि साहब ब्रांच कैश कलेक्शन और कैश में से जो भी अपने खर्चे होते हैं वो पे कर देती है। खर्चे पे करने के बाद 10,000 रुपए और रख लेती है, और 10,000 रुपए रखने के बाद बचा हुआ पैसा किसको सेंड कर देती है, हेड ऑफिस को सेंड कर देती है। चलो जी, ऑन 31 मार्च 2012 द असेट्स एट द ब्रांच वर एज फॉलोज। कुछ असेट्स दे रखी है ब्रांच की 31/3/12 की, कैश इन हैंड, डेटर, स्टॉक एट इनवॉइस प्राइस, फर्नीचर, ये 4 चीजों का बैलेंस अवेलेबल है। ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर एंडेड 31/3/13 invoice price of goods dispatched by the head office to the branch amounting 1,32 lakh। ओहो, क्या लिख रखा है, 31 मार्च 13 तक, मतलब ड्यूरिंग 31 मार्च 13 इनवॉइस प्राइस का मतलब जिसमें प्रॉफिट इंक्लूडेड है, उतने रुपए का गुड्स डिस्पैच कर दिया। किसने, हेड ऑफिस ने, किसको, ब्रांच को। चलो भाई, आउट ऑफ द गुड्स रिसीव बाय इट, जो भी गुड्स ब्रांच को रिसीव हुआ, इसमें से ब्रांच सेंड बैक पसंद नहीं आया, सेंड बैक टू हेड ऑफिस गुड्स इनवॉइस ₹72,000। अदर ट्रांजेक्शन एट द ब्रांच ड्यूरिंग द ईयर वर एज फॉलोज। कुछ और ट्रांजेक्शन मुझे अवेलेबल है क्वेश्चन के अंदर। क्या क्या अवेलेबल है, कैश सेल अवेलेबल है, क्रेडिट सेल्स अवेलेबल है, कैश कलेक्शन बाय ब्रांच फ्रॉम कस्टमर से कलेक्शन हुआ वो अवेलेबल है, कैश डिस्काउंट अलाउड टू डेटर अवेलेबल है, रिटर्न बाय कस्टमर अवेलेबल है, बैड डेब्ट्स अवेलेबल है, एक्सपेंसेस पेड बाय ब्रांच अवेलेबल है, सब कुछ अवेलेबल है। चलो जी, तो इनकी हेल्प से देखेंगे, जैसे बनेगा वैसे देख लेंगे। ऑन 1 जनवरी 2013 ब्रांच परचेज ए न्यू फर्नीचर ऑफ ₹1 lakh
फॉर विच पेमेंट वाज मेड, किसने पेमेंट किया, मेड बाय हेड ऑफिस थ्रो चेक, अच्छी बात है। ऑन 31st March 2013 ब्रांच एक्सपेंस अमाउंटिंग 6000 वर आउटस्टैंडिंग, कितने रुपए का खर्चा आउटस्टैंडिंग है, 6000 रुपए का खर्चा आउटस्टैंडिंग है। एंड कैश इन हैंड वाज अगेन 10,000, और क्लोजिंग बैलेंस कितना रखना है, 10,000 रखना है। ये तो मुझे ऊपर भी बोला गया है। फर्नीचर इज सब्जेक्ट टू डेप्रिसिएशन 16% पर एनम ऑन WDV मेथड। रिक्वायर प्रिपेयर क्या बनाना है, देखो ब्रांच अकाउंट बनाना है इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस ऑन 31 मार्च 2013। लो जी, क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जितना मैं ट्राई कर सकता हूं उतना करते हैं, फिर हेल्प लेंगे क्वेश्चन की क्या जरूरत है, क्या वर्किंग नोट की बनाने, कौन कौन से वर्किंग नोट बनाने। चलो जी, लिखो साहब ऊपर क्वेश्चन नंबर 4 इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस का नाम है क्या, चलो जो भी है अपने हेड ऑफिस लिख लो, एक ही बात है। लिखो ब्रांच अकाउंट, ब्रांच अकाउंट। सर कॉलम कौन कौन से बनेंगे, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। सर ऊपर लिख लो इन 000, ताकि दिक्कत नहीं आए, 000 में दे रखा है अगले ने। सबसे पहले क्या लिखते हैं सर, ओपनिंग बैलेंसेस टू, ओपनिंग बैलेंस किस किस का लिखें, कैश का दे रखा है, कितना दे रखा है, इनर कॉलम में 10 लिख दो। डेटर का दे रखा है 384 लिख दो। स्टॉक का दे रखा है 1080 लिख दो। फर्नीचर का दे रखा है, फर्नीचर का लिख दो। कितना दे रखा है, 500 दे रखा है। लो जी, कहीं भी क्रेडिटर वगैरह किसी का दे रखा है क्या, नहीं सर, केवल इन चारों का दे रखा है। तो 10 प्लस 384 प्लस 1 साथ में कर रहे हैं सब के सब, 1080 प्लस 500 कितना आ गया, 1974। लो जी 1974। चलो भाई अब आगे स्टार्ट करते हैं। 31 मार्च 13 को क्या हुआ, हमने गुड्स डिस्पैच किया, तो लिख दो टू गुड्स सेंड टू ब्रांच, टू गुड्स सेंड टू ब्रांच। कितना सर, ये आएगा 1,32,00,000। 1,32,00,000 को अगर मैं कन्वर्ट करूं, 1,32,00,000 को कन्वर्ट करूं, डिवाइड बाय 000 कर दूं तो 13,200 कितना आएगा सर, 13,200। लो जी, अच्छी बात है। अरे सर भूल गए आप तो, इन द अब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रांच अकाउंट किस पे बनाया जाता है, इनवॉइस वैल्यू पे या इनवॉइस प्राइस पे बनाया जाता है। मतलब सर आपने ओपनिंग स्टॉक लिखा, ध्यान रखना इस बात का, आपने ओपनिंग स्टॉक लिखा तो इसका प्रॉफिट एलिमेंट उल्टी साइड में लिखना पड़ेगा। अरे सर रह गया था, चलो अब लिख देते हैं, बाय ओपनिंग स्टॉक रिजर्व, ओपनिंग स्टॉक रिजर्व। सर कितना आएगा, जरा देखना, ये 1080 क्या है, इनवॉइस प्राइस है, सेल वैल्यू है, तो सब 1080 इनटू 20% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट है, तो कॉस्ट अगर 100 है तो इनवॉइस प्राइस 120 हो गई, तो इनटू 20 डिवाइड बाय 120, तो कितना आएगा 1080 इंटू 20 डिवाइड बाय 120, कितना आया सर 180 आ गया। लो जी सर अब तो ठीक है, हाँ जी सर अब ठीक है 180। चलो बाय गुड्स सेंड टू ब्रांच लिख दिया। अरे तो सर इसका भी प्रॉफिट एलिमेंट लिखो, क्योंकि ये भी किस पे है, इनवॉइस प्राइस पर ही है। बाय गुड्स सेंड टू ब्रांच, सेंड टू ब्रांच। हाँ सर कितना आएगा, जरा वापस वही प्रॉफिट एलिमेंट कितना आएगा सर, लिख दो सर, ब्रैकेट में क्या लिख रहा हूं मैं, प्रॉफिट एलिमेंट लिख रहा हूं। कितना आएगा सर, ब्रैकेट में कैलकुलेट करके देखो, 13,200 इंटू 20 डिवाइड बाय 120, पॉइंटों में आए तो भी डरना मत, इंटू 20 डिवाइड बाय 120। अरे तो पॉइंटों में आ ही नहीं रहा, अच्छी बात है सर, कितना आया 2200 आ गया सर। ठीक है जी, करें स्टार्ट आगे। चलो अच्छी बात है। अब आगे क्या बोल रखा है, इसमें से मुझे कितना, मुझे मतलब ब्रांच को कितना गुड्स पसंद नहीं आया, 72,000 गुड्स पसंद नहीं आया, तो लिख दो बाय
बाय गुड्स सेंड टू ब्रांच, ब्रैकेट में लिख दो गुड्स रिटर्न। सर कितना आएगा, ये आएगा 72,000, हटा दो तो कितना आएगा 72, और 72 आएगा तो इसका प्रॉफिट एलिमेंट इस तरफ आएगा। मैं गुड्स सेंड टू ब्रांच के नाम से लिख रहा हूँ, आप गुड्स रिटर्न के नाम से भी लिख दो, मुझे एक्स्ट्रा अकाउंट नहीं बनाना इसलिए मैं इस नाम से लिख रहा हूँ। बाय गुड्स सेंड टू ब्रांच, लिख दो ब्रैकेट में प्रॉफिट एलिमेंट, प्रॉफिट एलिमेंट। लो जी कितना आएगा सर 72 इंटू 20 डिवाइड बाई 120, कितना आया सर 12 आया। लो जी सर ब्रैकेट में करके दिखा दो सर, लिखो सर 72 इंटू 12, 72 इंटू 20 डिवाइड बाई 120। लो जी सर यहां तक तो काम हो गया। अब चलते हैं कैश सेल में। क्या कैश सेल आपके ब्रांच अकाउंट में आती है? नहीं आती। क्रेडिट सेल्स बिल्कुल नहीं आती। कैश कलेक्शन बाय ब्रांच फ्रॉम कस्टमर सर आएगी क्या? नहीं। जो कैश ब्रांच हेड ऑफिस को भेजेगी केवल वो आएगी, ये भी नहीं आएगा। कैश डिस्काउंट भी नहीं आएगा, रिटर्न बाय कस्टमर भी नहीं आएगा, बैक गिफ्ट भी नहीं आएगा। तो सर ये आएंगे कहाँ? ये मेमोरेंडम वर्किंग नोट्स में आएंगे जो आपके बैलेंसिंग डाटा निकालने में हेल्प करेंगे। चलो भी एक्सपेंस पेड बाय ब्रांच भी नहीं आएगा। क्यों सर? ब्रांच ने पे किया, हेड ऑफिस करता तो आ जाता। ऑन 1 जनवरी 2013 ब्रांच परचेज ए न्यू फर्नीचर 1 लाख फॉर विच पेमेंट इज मेड बाय हेड ऑफिस। हेड ऑफिस ने पेमेंट किया तो ब्रांच टू बैंक लिख दूं पेमेंट बाय हेड ऑफिस, ये सब लिखना है ब्रैकेट वाला। पेमेंट बाय हेड ऑफिस कितना आया सर 1 लाख। 1 लाख को आगे मैं 100 लिख सकता हूं, 1 लाख डिवाइड बाय 000। अरे 100 नहीं सर, हाँ 100 लिख सकते हैं, कोई तकलीफ नहीं है। और 31/3/13 ब्रांच एक्सपेंस अमाउंटिंग 6,000 वर आउटस्टैंडिंग एंड कैश इन हैंड 10,000। फर्नीचर सब्जेक्ट टू डेप्रिसिएशन 16% विद WDV मेथड। लो जी क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। मतलब अब मेरा क्या क्या मिसिंग रह गया? मेरा मिसिंग रह गया एक तो कैश ब्रांच ने हेड ऑफिस को कितना भेजा, पहली बात। दूसरी चीज जो मिसिंग रह गई, क्या मिसिंग रह गई? कि जो मेरा क्लोजिंग बैलेंस है डेटर का, स्टॉक का, फर्नीचर का, वो हमारा अभी पेंडिंग रह गया। तो सर इन सबको कैलकुलेट करने के लिए हम क्या बनाएंगे सर? वर्किंग नोट बनाएंगे। सर क्या बनाएंगे? वर्किंग नोट बनाएंगे। चलो जी स्टार्ट करें, करते हैं जी स्टार्ट। हाँ जी वर्किंग नोट नंबर 1, सब अकाउंट्स बनाते हैं जितने बना सकते हैं, ठीक है जी। अच्छा मैं एक वर्ड साथ में जरूर जोड़ूंगा मेमोरेंडम, क्योंकि वर्किंग नोट्स है, ये मेन अकाउंट्स नहीं है। तो लिखो साहब पहला मेमोरेंडम डेटर अकाउंट, डेटर अकाउंट टू बैलेंस BD कितना आएगा जरा देखते हैं। ओपनिंग बैलेंस दे रखा है, डेटर का सेल दे रखा है 384। लो जी टू उधार की सेल दे रखी है क्या? हाँ सर उधार की सेल दे रखी है 3140, अच्छी बात है। कैश सेल आएगी नहीं, क्रेडिट सेल्स आएगी नहीं। कैश कलेक्शन बाय ब्रांच फ्रॉम क्रेडिटर दे रखा है सर बाय कैश कलेक्शन। लो जी ये भी हो गया सर, कितना दे रखा है 2842। लो जी सर ये भी बात समझ में आ गई। और क्या दे रखा है? कैश डिस्काउंट, डिस्काउंट आता है। ऐसे ये सब चीजें हम इनकम्प्लीट वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, नहीं पढ़ी हुई तो एंट्रीज बोलो, आपको सब आता है। बाय डिस्काउंट कितना आया सर 58 आया, अच्छी बात है सर। हाँ जी अगला क्या है? रिटर्न बाय कस्टमर सेल्स रिटर्न आएगा सर, हाँ जी आएगा। बाय सेल्स रिटर्न कितना आएगा सर 102। लो जी ये भी क्लियर हो गया। अगला बैड डेप्ट, हाँ जी बैड डेप्ट भी आएगा। बाय बैड डेप्ट डेटर अकाउंट में आता है ना, हाँ जी आता है, कितना आएगा
37 आएगा। तो साहब ओपनिंग बैलेंस आ गया, उधार की सेल आ गई, कैश कलेक्शन आ गया, सारे डाटाज आ गए। तो बचा हुआ क्या आ जाएगा? बाय बैलेंस CD कितना आएगा जरा देखते हैं। 384 प्लस 3140 माइनस 2842 माइनस 58 माइनस 102 माइनस 37 कितना आया? 485। कितना आया साहब? 485। लो जी, मेरा पहला अकाउंट कंप्लीट हो गया, 485 आ गया, मतलब मैंने क्लोजिंग बैलेंस ऑफ डेटर तो निकाल लिया। हाँ जी, और कौन सा अकाउंट बनाना पड़ेगा? जो भी अकाउंट है सर सारे बनाने पड़ेंगे। जरा मैं कैश अकाउंट भी बना लेता हूं, ऑब्वियस है कैश अकाउंट ही मेरा मेन है। चलो जी कैश अकाउंट और बना लेते हैं। सर मेमोरेंडम तो लगाओ, लो जी लगा देते हैं। मेमोरेंडम अकाउंट मैं 000 में ही बना रहा हूं, अच्छी बात है। टू बैलेंस BD कितना दे रखा है सर? 10 दे रखा है, लो जी लिख दिया 10। हाँ जी, और क्या दे रखा है? एक सर कैश सेल दे रखी है, टू कैश सेल, ठीक है जी। और क्या दे रखा है? टू कैश कलेक्शन दे रखा है। सर कैश कलेक्शन कितना दे रखा है? 2842 दे रखा है। सर कैश सेल तो लिखो, तो जरा देखते हैं कैश सेल कितनी दे रखी है। कैश सेल आपको दे रखी है 9700 की, सर 9700 की। हाँ जी, आगे और क्या दे रखा है मेरे को? कैश कलेक्शन हो गया, कैश डिस्काउंट आपके कैश अकाउंट में आता नहीं, सेल्स रिटर्न कैश अकाउंट में आती नहीं, बैड डेट्स आपके कैश अकाउंट में आता नहीं, एक्सपेंस पेड बाय ब्रांच, ब्रांच ने खर्चा किया, ऑब्वियसली क्या आएगी एंट्री? ब्रांच क्या एंट्री करेगा? ये मेमोरेंडम अकाउंट्स ब्रांच बना रहा है, क्या एंट्री करेगा? एक्सपेंस टू कैश, तो क्या एंट्री हो जाएगी? बाय एक्सपेंस। सर कितनी हो जाएगी? 842। ओ माय गॉड, 842 की एंट्री हो गई। लो जी आगे चलते हैं। हाँ जी, मेमोरेंडम अकाउंट्स कौन बना रहा है? ब्रांच बना रहा है, ब्रांच बना रहा है, ठीक है जी। चलो जी, क्या बोल रखा है? 1 लाख का फर्नीचर खरीदा गया, तो साहब पेमेंट हुआ तो कैश अकाउंट में आएगा क्या? नहीं आएगा, नहीं आएगा। अकाउंट्स ब्रांच बना रहा है, ब्रांच कैश अकाउंट में केवल अपने ट्रांजैक्शंस कंसिडर करेगा। तो सर ये फर्नीचर नहीं आएगा, ब्रांच का आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, उससे मतलब नहीं है। बाय बैलेंस CD दे रखा है मेरे को, कितना सर? बाय बैलेंस CD अवेलेबल है, कितना अवेलेबल है सर? वही 10 अवेलेबल है। तो बचा हुआ क्या हो जाएगा यहाँ पर? जो मैं किसको भेजूंगा? हेड ऑफिस को भेजूंगा। तो सर कितना आएगा? 10 प्लस 9700 प्लस 2842 माइनस 842 और माइनस 10 कितना आया? 11700 आ गया। लो जी 11700 आ गया, ये भी कंप्लीट हो गया। मतलब मैंने क्या निकाल लिया? मैंने निकाल लिया बाय कैश कलेक्शन फ्रॉम, किससे? ब्रांच। ब्रांच से कैश कलेक्शन कितना हुआ? 11700 का हो गया। लो जी ये भी बात क्लियर हो गई। अब क्या बचा जरा देखना, ओपनिंग बैलेंस किस किस के दे रखे थे? डेटर के दे रखे थे, डेटर का क्लोजिंग बैलेंस निकाल चुका हूं। कैश का दे रखा था, कैश का क्लोजिंग बैलेंस दे दिया, लेकिन कैश की हेल्प से मैंने किसको बैलेंस शीट फिगर निकाला कि कितना पैसा आया। और किसका बैलेंस दे रखा है? फर्नीचर का बैलेंस दे रखा है, तो फर्नीचर को भूल गए, चलो फर्नीचर का भी अकाउंट बना लेते हैं। अरे सर फर्नीचर में अकाउंट क्या, स्टेटमेंट बना लो, हमें तो क्लोजिंग बैलेंस निकालना है, और इसमें कुछ फर्नीचर 1 जनवरी को खरीदा गया है। एक ही बात है, स्टेटमेंट बना लो, अकाउंट बना लो, घर की बात है, दोनों से आंसर सेम आएगा। चलो जी, वर्किंग नोट नंबर 3 क्या निकालना है? कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग बैलेंस ऑफ फर्नीचर। लो जी करें स्टार्ट, करो। ओपनिंग बैलेंस सर कितना है? आप चाहो तो अकाउंट भी बना लेना, कोई दिक्कत नहीं। ओपनिंग बैलेंस सर कितना था? 500 का, और खरीदा कितने का? 100 का।
एड परचेज ऑन 1/1/13 कितने का, 100 का, कितना हो गया, 600 का हो गया, लेस डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन की रेट क्या है भाई, जरा देखना, डेप्रिसिएशन की रेट कितना है भाई, डेप्रिसिएशन की रेट है 16%। अजीब सी रेट दे रखी है नालायक ने, 16% दे रखी है, अच्छी बात है। तो साहब डेप्रिसिएशन कैसे आएगा, डेप्रिसिएशन आएगा 500 पर, तो पूरे साल का डेप्रिसिएशन, और 100 पर 3 महीने का डेप्रिसिएशन आएगा इंटू 3/12। जरा देखना कितना आएगा, 500 इंटू 16% एम्प्रेस में डाला, और 100 इंटू 16% इंटू 3/12 कितना आया, 4, कितना आया, 84 का डेप्रिसिएशन हो गया। ओ माय गॉड, 84 का, जरा चेक कर ले, 500 इंटू 16% और 100 का 16% निकाला इंटू 3/12, 84 हो गया। बैलेंस कितना बचा, 600 बचा। कितना बचा सर, 516 रुपए बचा, 516 रुपए बचे। ये आ गया आपका क्लोजिंग बैलेंस। लो जी, तो सर मेरे सारे बैलेंसेस निकल गए। एक बार चलो जितने निकल गए उतने तो लिखें। हाँ जी, इनको मिटा दूं, आपने लिख लिया है। अच्छा ये आपको सॉरी 5-4 लाइन छोड़ के करना था, कोई बात नहीं। हाँ जी, बाय बैलेंस CD, इसमें सर हम डेटर का बैलेंस निकाल चुके हैं। कितना निकाल लिया है सर, 485, अच्छी बात है। कैश का निकाल चुके हैं सर कितना, 10, अच्छी बात है। फर्नीचर का निकाल चुके हैं 516, अच्छी बात है सर। और किसका बचा, अरे सबका निकल गया, केवल एक का बैलेंस बाकी रह गया सर। किसका बैलेंस बाकी रह गया, जो सबसे खतरनाक है, शक्तिमान है, किसका बैलेंस रह गया सर, शक्तिमान का। सर शक्तिमान कौन है इस क्वेश्चन में, वो है स्टॉक। स्टॉक का बैलेंस रह गया, वो भी किस पर, इनवॉइस प्राइस पर। ऑब्वियसली इनवॉइस प्राइस भी निकलेगा। अच्छा लेस एक चीज, मैं क्लोजिंग स्टॉक ऑफ क्लोजिंग क्रेडिटर को माइनस करता हूं, इसमें कुछ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है तो सर उसको भी मुझे माइनस करना पड़ेगा। सर कितना है, देखो 6000 मतलब 6 रुपए है। लो जी, यहां पर आपका टोटल आ जाएगा। इस तरफ क्या बच गया, इस तरफ बच गया टू क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व, टू क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व बच गया, और टू ब्रांच P&L बच गया। बस इतना ही है, हाँ जी इतना ही है। अगर आप इतना कर लेते हो तो आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। चलो जी, तो सर ये निकालना है, कैसे निकालें, तो एक ही बात बोलूंगा, सारा दिमाग निकाल लो। आप में से अगर 1 या 2 बच्चे भी इसका बैलेंस निकाल देते हो तो अच्छी बात है, वीडियो पॉज कर कर खुद निकालिए। आप निकाल सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मैं निकलवाऊंगा। ठीक है जी। सर कोई हिंट तो दो, तो एक हिंट आपको मैं देता हूं। चलो क्या हिंट देता हूं, कि साहब हेड ऑफिस ब्रांच को बोलता है, अरे ब्रांच गुड्स 100 रुपए का कितने में बेचना, 120 में। ब्रांच बोलती है ठीक है जी हजूर, जी हजूर। हेड ऑफिस जी आप बोलोगे उतने में बेचेंगे, 120 में बोला है तो 120 में बेचेंगे, 121 में भी नहीं बेचेंगे। नॉर्मली ब्रांच के लिए 120 रुपए मिनिमम अमाउंट होती है बेचने के लिए, लेकिन इस क्वेश्चन में एक बार एज्यूम है, एक बार मान लो कि साहब मैं कितने में बेच रहा हूं, 120 में बोला गया तो 120 में बेच रहा हूं। इनवॉइस प्राइस और सेल वैल्यू मेरी सेम है। अब स्टॉक का बैलेंस निकाल दो। ठीक है जी, निकाल लिया, चेक कर लिया पॉज करके। अब मैं आपको इसका बैलेंस निकाल कर दिखाता हूं। लो जी, नेक्स्ट वर्किंग नोट कौन सा सर, मेमोरेंडम स्टॉक अकाउंट, मेमोरेंडम स्टॉक अकाउंट। हाँ जी, समझिए, एट इनवॉइस प्राइस, समझिए समझिए समझिए। लिखना नहीं है एक बार, ठीक है, लिखना नहीं है। आपने एक फॉर्मूला सुना होगा, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस
क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू सीओजी। सर सुना है क्या, ये तो खून में आ गया है, ऐसा फॉर्मूला है क्या सर, ये तो बहुत बार सुन लिया। तो जरा बताना, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक सीओजी से क्यों आता है, सेल्स क्यों नहीं आता? ये क्या पूछ लिया सर? अरे सर पता ही है, ओपनिंग स्टॉक कॉस्ट पर है, परचेज किस पर है, कॉस्ट पर है, और क्लोजिंग स्टॉक भी किस पे है, कॉस्ट पे है, तो सीओजीएस भी किस पे आएगा, कॉस्ट पे आएगा। जेन्युइन चीज है, अरे ये भी तो कॉस्ट पे आएगा। अच्छा चलो मैं आपको बोलूं, ओपनिंग स्टॉक एट इनवॉइस प्राइस प्लस परचेज एट इनवॉइस प्राइस माइनस क्लोजिंग स्टॉक एट इनवॉइस प्राइस। अब जरा बताना, ओपनिंग स्टॉक इनवॉइस प्राइस पे है, परचेज इनवॉइस प्राइस पे है, क्लोजिंग स्टॉक इनवॉइस प्राइस पे है, तो सीओजीएस भी किस पे आएगा, इनवॉइस प्राइस पे ही तो आएगा। और अगर कॉस्ट को इनवॉइस प्राइस पे बोलना हो तो इसको मैं क्या बोल सकता हूं, सेल्स बोल सकता हूं कि नहीं बोल सकता? समझना फिर से, ओपनिंग स्टॉक इनवॉइस प्राइस पे, परचेज इनवॉइस प्राइस पे, क्लोजिंग स्टॉक इनवॉइस प्राइस पे, तो जो मेरा सीओजीएस आएगा वो भी किस पे आएगा, इनवॉइस प्राइस पर ही आएगा, और इसे ही हम क्या बोलते हैं, सेल्स बोलते हैं। बात क्लियर हुई मैंने क्या बोला आपको? नहीं समझ में आया? अरे भाई इस क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक इनवॉइस पे अवेलेबल है, परचेज परचेज मतलब गुड्स सेंड किस पे अवेलेबल है, इनवॉइस पे, क्लोजिंग स्टॉक भी किस पे अवेलेबल है, इनवॉइस पे, तो आपका सीओजीएस किस पे आ गया, ऑटोमेटिकली इनवॉइस पे आ गया, मतलब आपकी सेल्स वैल्यू आइडेंटिफाई हो गई। इस क्वेश्चन में ये सेल्स आपको अवेलेबल है, परचेज अवेलेबल है, ओपनिंग स्टॉक अवेलेबल है, तो हम क्या मिसिंग अमाउंट निकाल लेंगे, क्लोजिंग स्टॉक आइडेंटिफाई कर सकते हैं। चलो जी, परचेज को मैं नेट परचेज यूज में लेता हूं, नेट परचेज मतलब परचेज माइनस परचेज रिटर्न, वो हम डिस्कस कर लेंगे, कोई तकलीफ की बात है नहीं है। मेरा जो मेन मोटिव था वो मैं डिस्कस कर चुका हूं कि सब इनवॉइस प्राइस पे दे रखा हो तो मैं क्लोजिंग स्टॉक एट इनवॉइस प्राइस कैलकुलेट कर सकता हूं। अब बात करते हैं इसमें क्या क्या आएगा। चलो जी, टू ओपनिंग स्टॉक किस पर, एट इनवॉइस प्राइस पर। सर कितना है जरा देखते हैं, आइए। कितना है सर, कितना है, कितना है, ओपनिंग स्टॉक एट इनवॉइस प्राइस 1080 है। चलो जी 1080 है। सर ये मेमोरेंडम स्टॉक अकाउंट बना कैसे रहे हो? मैं इक्विवेलेंट टू ट्रेडिंग अकाउंट की तरह बना रहा हूं। टू बैलेंस बीडी आ गया, टू गुड्स सेंड टू ब्रांच आ गया, या गुड्स रिसीव फ्रॉम हेड ऑफिस, एक ही बात, आपकी जो इच्छा वो लिख लेना, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। 13 कितना 200 आया था शायद, 13 200 आ गया। सब इनवॉइस प्राइस पे लिख रहा हूँ, गुड्स रिटर्न किया वो यहाँ लेस कर दो परचेज में से, या फिर उल्टी साइड में लिख दो, एक ही बात है। बाय गुड्स सेंड टू ब्रांच, सेंड टू ब्रांच कितना सर 72 आ गया था। चलो भी, और कौन कौन से ट्रांजेक्शन है जो स्टॉक से रिलेटेड है, आइए जी। क्रेडिट सेल्स, हाँ जी है। कैश सेल, हाँ जी है। ये खुद ऑब्वियसली इनवॉइस प्राइस पर ही है। बाय कैश सेल कितना 9700, बाय क्रेडिट सेल्स कितना 3140। लो जी, कैश कलेक्शन आएगा नहीं, ये स्टॉक से रिलेटेड नहीं, ट्रेडिंग अकाउंट में आता भी नहीं, कैश डिस्काउंट भी नहीं आएगा। रिटर्न बाय कस्टमर, सेल्स रिटर्न, जब सेल्स आप सीआर में लिख रहे हो तो टू सेल्स रिटर्न इस तरफ आ जाएगा। सेल्स रिटर्न कितना आ जाएगा सर 102 आ जाएगा। बैड डेब्ट्स आएगा नहीं, एक्सपेंस आएगा नहीं। न्यू फर्नीचर परचेज किया, अच्छी बात है, ये भी आपके नहीं आएगा। सर बैड डेब्ट्स आएगा कि नहीं आएगा? अरे बैड डेब्ट्स तो डेटर अकाउंट में आता है, स्टॉक से उसका कोई लिंक नहीं है। चलो जी सब कुछ हो गया। अब क्या आ जाएगा आपका, बाय क्लोजिंग स्टॉक, बैलेंस फिगर क्या आ जाएगा, बाय क्लोजिंग स्टॉक कितना आएगा जरा देखो, 1080 प्लस 13200 प्लस 102 माइनस 72 माइनस 9700 माइनस 3140, कितना आया 1470। सर कितना आया 1470 बैलेंसिंग फिगर। लो जी मूव हो गई।
सर क्या किया, वापस समझाओ। ये मेमोरेंडम स्टॉक मैंने बनाया, किस पे बनाया, इनवॉइस प्राइस पे। जब ये सब कुछ आपका इनवॉइस प्राइस पर है, जब सब कुछ आपका इनवॉइस प्राइस पर है, तो जो बैलेंस फिगर आएगा वो भी इनवॉइस प्राइस पर ही आएगा। ट्रेडिंग काउंट बनता है, वैसा ही बनाया। हाँ, जो सेल्स रिटर्न है वो मैंने सेल्स में से कम ना करके डीआर साइड में दिखा दी, वो आप चाहो तो वहां कम करके दिखा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे गुड्स रिटर्न किया वो भी मैंने कहा दिखा दिया, उल्टी साइड में दिखा दिया, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। बस मेरा क्लोजिंग स्टॉक एट इनवॉइस प्राइस कितना आएगा सर, 1470 आएगा। तो 1470 यहां आएगा, तो इसका क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व कितना बनेगा, 1470 इंटू 20 डिवाइड बाय 120 कितना बनेगा, 245 का। कितने का बनेगा सर, 245 का बनेगा। लो जी, 1470 इंटू 20 डिवाइड बाय 120 245 का बन गया। लो जी, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, आपका प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट हो जाएगा। कैलकुलेट कर लें सर आप प्रॉफिट वगैरह, कर लो जी। कितना आएगा, 180 प्लस 2200 प्लस 72 प्लस 11700। अच्छा सर, क्लोजिंग बैलेंसेस का टोटल तो लगाओ, 485 प्लस 10 प्लस 516 प्लस 1470 माइनस 6 2475। कितना आया सर, 2475 आया। लो जी, प्लस 11700 प्लस 72 प्लस 2200 प्लस 180 16627 माइनस 1924 1974 माइनस 13200 माइनस 12 माइनस 100 और माइनस 245। कितना आया, 1096 आ गया सर। कितना आया, 1096 प्रॉफिट आ गया। वापस देखें, 180 प्लस 2200 प्लस 72 प्लस 11700 प्लस 2475 माइनस 1974 माइनस 13200 माइनस 12 माइनस 100 और माइनस 245 1096। लो जी, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। बात क्लियर हो गई जी? हाँ जी, चलो जी, ये मेरा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। एक आधा क्वेश्चन आपको होमवर्क दे दूं। हाँ जी सर, हमेशा इनवॉइस प्राइस पे बनाना है क्या? जब क्वेश्चन में इनवॉइस प्राइस दे तो इनवॉइस पे ही बनाना पड़ेगा। हाँ, चाहे क्वेश्चन बोले कि नहीं बोले कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब आपको क्वेश्चन इनवॉइस प्राइस दे ही नहीं, तब आप क्या करोगे, कुछ कर भी नहीं सकते। उस केस में तो आपको इनवॉइस मेथड लगा ही नहीं सकते, सिंपल कॉस्ट मेथड से बनाना पड़ेगा। लो जी सर, होमवर्क लिख लो। तो सर पहला होमवर्क आपके लिए है ये वाला। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है सर हमारे लिए, आइए। इनके आंसर्स आपको मॉड्यूल में मिल जाएंगे, आप वहां से चेक कर सकते हो, या फिर मैं आपको आंसर बुक भेजूंगा, उसमें आपको मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में प्रिपेयर नागपुर ब्रांच अकाउंट। लो जी, तो सर इसको भी आप क्या लगाओगे, होमवर्क लगाओगे। हाँ जी, चलते हैं आगे। 3 का भी आप नहीं करोगे सर। 3 में आप केवल पहला पार्ट कर लोगे। कौन सा करोगे, पहला पार्ट कर लोगे। केवल पहला पार्ट आपके लिए क्या है, HW है। चलो जी, आगे चलते हैं। 4 हम कर चुके हैं। 5 किस चीज का क्वेश्चन है, क्या पूछा है, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ब्रांच अकाउंट। क्या पूछा है सर, ब्रांच अकाउंट पूछा है। तो ये आपके लिए क्या हो गया सर, होमवर्क हो गया। क्या हो गया सर, होमवर्क हो गया। ठीक है जी, आगे चलते हैं। 6 का क्वेश्चन क्या है सर, प्रिपेयर ब्रांच अकाउंट इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस। ये क्वेश्चन मैं आपको अभी ट्राई करवा दूंगा। अभी हम एक क्लास वर्क करेंगे, अभी करेंगे। कौन सा करेंगे सर, 6 का क्वेश्चन आप क्लास वर्क अभी करोगे। चलो जी सर, और देख लेते हैं एक बार। 7th आपके इसमें है नहीं, 8th आपके अभी है नहीं, 9th नहीं है, डेटर्स एंड स्टॉक मेथड ये भी अभी आपके नहीं है,
11th का भी नहीं है, 12th का भी नहीं है, 13 का भी नहीं है, 14 का भी नहीं है, 15, 16, 17, 18, 19, 20। अब तो आई थिंक हो गया, इतना ही है आपके। देख लेते हैं फिर भी कुछ रह नहीं जाए। ये देखते हैं, ये होगा शायद। ब्रांच prepare the head office laser and ascertain the branch profit, branch does not maintain। ये हो गया ये आपके। अकाउंट्स ये भी नहीं है। चलो जी, बस इतना ही है। तो क्वेश्चन नंबर 6 हम ट्राई कर लें एक बार। चलो जी, रिवीजन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 और ट्राई करा देता हूं ताकि क्लियरिटी आ जाएगी। हाँ जी। XYZ Limited having its branch at Kolkata, goods are invoiced to the branch at 20% profit on sale। कैसे है? 20% profit on sale है। अच्छी बात है। यहां देखो on sale है। Branch has instructed to send all daily cashes to the head office। All expenses are paid by। कौन पेड करेगा? हेड ऑफिस पे करेगा, एक्सेप्ट पेटी कैश एक्सपेंस विच आर मीट बाय द ब्रांच मैनेजर। ठीक है जी, अच्छी बात है। फ्रॉम द फॉलोइंग प्रिपेयर ब्रांच अकाउंट इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस। ओपनिंग स्टॉक दे रखा है, इनवॉइस प्राइस पे डेटर का ओपनिंग बैलेंस दे रखा है, कैश का ओपनिंग बैलेंस दे रखा है, ऑफिस फर्नीचर दे रखा है ओपनिंग वाला, गुड्स इनवॉइस दे रखा है, गुड्स रिटर्न टू हेड ऑफिस दे रखा है, गुड्स रिटर्न बाय डेटर दे रखा है, कैश रिसीव फ्रॉम डेटर दे रखा है, कैश सेल दे रखी है, क्रेडिट सेल्स दे रखी है, डिस्काउंट अलाउड दे रखा है, एक्सपेंसेस पेड बाय हेड ऑफिस दे रखा है, पेटी कैश एक्सपेंस पेड बाय ब्रांच दे रखी है, डेप्रिसिएशन का बैलेंस 10% दे रखा है और क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, जो आपने ऊपर वाला किया उससे तो बहुत इजी क्वेश्चन है। चलो जी, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। इन द बुक्स ऑफ इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस का नाम क्या है सर? XYZ। ब्रांच अकाउंट, ब्रांच कौन सी है? कोलकाता। लो जी, कॉलम बन जाएंगे पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। टू ओपनिंग बैलेंसेस आते हैं सबसे पहले। टू ओपनिंग बैलेंस, हाँ जी, लिख दें स्टॉक। कितना आएगा सर? 30,000 आएगा। अरे सर, ये तो इनवॉइस प्राइस पर है, तो इसका प्रॉफिट एलिमेंट इस तरह लिख दें, टू ओपनिंग स्टॉक रिजर्व। स्टॉक रिजर्व। पिछले क्वेश्चन में प्रॉफिट ऑन कॉस्ट दे रखा था, इस पे ऑन सेल दे रखा है, तो सीधा हो जाएगा 30,000 इंटू 20%। 30,000 इंटू 20%, 6,000 रुपए। अगला क्या है? डेटर, ओपनिंग डेटर कितना आ जाएगा सर? 18,000 आ जाएगा। कैश दे रखा है, ओपनिंग कैश 800 आ जाएगा। चलो, ओपनिंग फर्नीचर कितना आएगा सर? 3,000 आ जाएगा। कुछ और है क्या? नहीं जी, जोड़ लगा दो। तो 30,000 प्लस 18,000 प्लस 800 प्लस 3,000, 51,800, 51,800। काम हो गया। इसके बाद अगला नाम क्या है? गुड्स इनवॉइस। तो आ जाएगा गुड्स इनवॉइस टू गुड्स इनवॉइस। गुड्स इनवॉइस को टू गुड्स सेंड टू ब्रांच लिखते हैं ना? हाँ जी, तो लिख देंगे टू गुड्स सेंड टू ब्रांच। टू गुड्स सेंड टू ब्रांच कितना आया सर? 1,60,000। कितना आया? 1,60,000 आ गया। लो जी, ये भी बात हो गई।
सर ये भी किस पे प्रॉफिट एलिमेंट है, किस पर है सर, ये इनवॉइस प्राइस पर है, तो इसका प्रॉफिट एलिमेंट उल्टी साइड में लिखो, बाय गुड्स सेंड टू ब्रांच। मैं सेम नाम से लिख रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। टू ब्रांच कितना आएगा सर प्रॉफिट एलिमेंट, 1,60,000 का ही निकल जाएगा, 20%। कितना आएगा देखिए, 32,000। कितना आ गया सर, 32,000 आ गया। अब अगले में क्या है, गुड्स रिटर्न कर दिए, किसने रिटर्न कर दिए, मैंने हेड ऑफिस को रिटर्न कर दिए। बाय गुड्स रिटर्न टू ब्रांच लिख दो या गुड्स सेंड टू ब्रांच लिख दो, ब्रैकेट में लिख देना क्या, बाय गुड्स सेंड टू ब्रांच, ब्रैकेट में लिख दो गुड्स रिटर्न, गुड्स रिटर्न कितना सर 2,000। तो सर 2,000 इस तरफ आएगा, प्रॉफिट एलिमेंट इस तरफ आ जाएगा। टू गुड्स सेंड टू ब्रांच सर कितना आएगा, 2,000 का 20%, 2,000 का 20% कितना आया सर, 400 आ गया। कितना आ गया, 400 आ गया। अच्छी बात है सर, यहां तक कर चुका। गुड्स रिटर्न बाय डेटर आता नहीं, इसमें कैश रिसीव फ्रॉम डेटर आता नहीं, कैश सेल आती नहीं, क्रेडिट सेल्स आती नहीं, डिस्काउंट आता नहीं। एक्सपेंस पेड बाय हेड ऑफिस, तो एक्सपेंस जो हेड ऑफिस पे करेगा वो तो आएंगे ही आएंगे। टू कैश, ब्रैकेट में लिख दूं एक्सपेंस पेड बाय हेड ऑफिस, पेड बाय हेड ऑफिस। तीनों नाम अलग अलग लिख देता हूं। सर ये खर्चे क्यों आए, क्योंकि ये खर्चे हेड ऑफिस ब्रांच के बिहाफ पर पे कर रहा है। रेंट, सैलरी, और तीसरा क्या है, स्टेशनरी एंड प्रिंटिंग। कितना कितना आ जाएगा, 1800, 3200 एंड 800। तो सर कितना आ गया, 3200 प्लस 800 प्लस 1800, 5800। कितना आया सर, 5800, 5800। हाँ जी, यहां तो हो गया। अब पेटी एक्सपेंस पेड बाय ब्रांच, ब्रांच ने पे किए हैं, तो सर ब्रांच ने पे किए हैं तो आपके इस अकाउंट में नहीं आएंगे, वो कैश अकाउंट में जाएगा। डेप्रिसिएशन लगाए, अच्छी बात है लगा देंगे, और मुझे क्लोजिंग स्टॉक इनवॉइस दे दी, ये दे रखा है। तो सर वर्किंग नोट स्टार्ट करें। सर उससे पहले जो जो अवेलेबल है वो तो लिख दो। क्या अवेलेबल नहीं है, बाय कैश कलेक्शन फ्रॉम ब्रांच अवेलेबल नहीं है, तो ये हम निकाल लेंगे। अब क्या बचा, बाय क्लोजिंग बैलेंसेस। क्लोजिंग बैलेंसेस में किस किस के बैलेंस चाहिए मेरे को, एक तो क्लोजिंग स्टॉक चाहिए। सर ये तो अवेलेबल है, अच्छी बात है सर। कितना अवेलेबल है, 28,000 अवेलेबल है, तो इसका प्रॉफिट एलिमेंट इस तरफ लिख दें, टू क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व। कितना आएगा सर, 28,000 इंटू 20%, 5600। लो जी, अच्छी बात है। और किसका बैलेंस आएगा सर यहाँ पर, क्लोजिंग डेटर का। सर कितना आएगा, अरे कैलकुलेट करना पड़ेगा। क्लोजिंग कैश का, क्लोजिंग पेटी कैश के बैलेंस कितना आएगा, अरे सर इसको भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। फर्नीचर, क्लोजिंग फर्नीचर का क्लोजिंग बैलेंस कितना आएगा, इसको चाहो तो मैं यही ब्रैकेट में कर सकता हूँ, और आप चाहो तो अलग से वर्किंग नोट बना सकते हो। फर्नीचर 3,000 का था, डेप्रिसिएशन कितना लगा, -10%, कितना आ गया, 2700। ये भी हो गया। लो जी, और किसका बैलेंस आएगा सर, इन्हीं का ही तो बैलेंस आएगा। हाँ सर इन्हीं का बैलेंस आएगा, मतलब मुझे डेटर का और कैश का बैलेंस और कैलकुलेट करना है। अब एक चीज ध्यान रखना, ध्यान रखना। अच्छा, 3 चीजें गायब है, कैश कलेक्शन भी गायब है, डेटर भी गायब है, कैश भी गायब है। मैंने एक बात बताई थी अभी आपको, इन द अब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन पेटी कैश बुक का बैलेंस उतना ही होगा जितना ओपनिंग बैलेंस बोलता है। ओपनिंग बैलेंस कितना बोलता है, 800 बोलता है, तो सर मेरा क्लोजिंग भी कितना होगा, 800 ही होगा। ठीक है ना, कितना होगा साहब, 800 ही होगा। अच्छा,
एक तो अजम्पशन ही है। दूसरी ये है कि 800 पेटी कैश का बैलेंस और 600 रुपए पेटी कैश का खर्चा कर दिया, तो आप चाहो तो यहाँ क्लोजिंग कैश का बैलेंस 200 भी लिख सकते हो। लेकिन अगर मैं 800 ओपनिंग मानूं, 800 क्लोजिंग मानूं, और इन द एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन आपने सीए फाउंडेशन वगैरह में भी पढ़ा होगा कि ओपनिंग क्लोजिंग पेटी कैश बुक उतना ही होता है, जितना कम पड़ता है उतना कैश बुक से और निकाल देते हैं। ठीक है, तो अगर मैं 800 ही ओपनिंग मानूं और 800 ही क्लोजिंग मानूं, तो 600 जो लगे खर्चे के वो मैं कैश अकाउंट से निकाल लूंगा। कहां से निकाल लूंगा? सब कैश अकाउंट से निकाल लूंगा। लेकिन अगर मैं 200 मानता हूं तो मैं कैश अकाउंट पे इस 600 का इंपैक्ट नहीं दूंगा, वो जेन्युइन चीज है। अच्छी बात है साहब। अब हम चलते हैं वर्किंग नोट के अंदर। आइए साहब, पहले वर्किंग नोट डेटर अकाउंट वाला ही बना ले। हाँ जी, 2 लाइन छोड़ दोगे आप, 2-3 लाइन छोड़ दोगे, 4 छोड़ देना, कोई बात नहीं। वर्किंग नोट नंबर 1, 3-4 लाइन छोड़ देना। वर्किंग नोट नंबर 1, कौन सा अकाउंट बना रहे हैं? मेमोरेंडम डेटर अकाउंट। हाँ जी। 2, बैलेंस बीडी कितना है सर? जरा देखिए, बैलेंस बीडी आपका कितना आया था? आपका बैलेंस बीडी आया था 18,000। चलो अच्छी बात है सर, कितना आ गया था? 18,000। हमने उधार में कितना माल बेचा? 2 क्रेडिट सेल। सर क्रेडिट सेल्स कितनी हुई सर हमारी? सर हमारी हुई 60,000 की। अच्छी बात है। अब जरा देखते हैं और इसमें क्या क्या आ सकता है। ओपनिंग स्टॉक आएगा नहीं, डेटर का ओपनिंग बैलेंस लिख चुका, कैश इन हैंड आएगा नहीं, ओपनिंग फर्नीचर आएगा नहीं, गुड्स इनवॉइस आएगा नहीं, गुड्स रिटर्न आएगा नहीं, गुड्स रिटर्न बाय डेटर आ सकता है, गुड्स रिटर्न बाय डेटर आ सकता है। तो लिख दें बाय सेल्स रिटर्न। सर कितना आएगा? सर कितना आएगा? कितना आएगा? गुड्स रिटर्न 960 आएगा। लो जी, गुड्स रिसीव फ्रॉम डेटर, कैश रिसीव फ्रॉम डेटर, ये भी आएगा बाय कैश कलेक्शन, बाय कैश कलेक्शन। सर कितना आएगा? कैश कलेक्शन आएगा 60,000 का ही कैश कलेक्शन है, मौजी हो गई। कैश रिसीव फ्रॉम डेटर भी सेम ही और कैश कलेक्शन भी सेम है, लकीली सेम आ गया, अच्छी बात है। कैश सेल आती नहीं इसके अंदर, क्रेडिट सेल्स आ चुकी, डिस्काउंट अलाउड आएगा, बाय डिस्काउंट आ जाएगा। कितना आ जाएगा सर? 160 रुपये आ जाएगा। एक्सपेंस आएंगे नहीं, पेटी कैश एक्सपेंस में आएंगे कि नहीं आएंगे? इसमें नहीं आएंगे, कैश अकाउंट में लिख देंगे। आई थिंक मेरा कंप्लीट हो गया। तो क्लोजिंग बैलेंस ऑफ डेटर निकाल लो सर, कितना आएगा? 18,000 प्लस 60,000 माइनस 960 माइनस 60,000 और माइनस 160, कितना आ गया? 16,880। 16,880। ये क्या है सर? बाय बैलेंस सीडी आ गया। चला चेक कर लो सर, 18,000 प्लस 60,000 माइनस 960 माइनस 60,000 फिर माइनस 160, आपका 16,880 आ गया। चलो जी, अब कौन सा अकाउंट बनाए? एक अकाउंट और बना लेते हैं सर। कौन सा अकाउंट बना लेते हैं? मेमोरेंडम कैश अकाउंट और बना लेते हैं। मेमोरेंडम कैश अकाउंट और बना लेते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, टू ओपनिंग बैलेंस डैश। सर दे तो रखा है 800, नहीं दे रखा, वो पेटी कैश का दे रखा है, इसका नहीं दे रखा। इसमें तो लिख रखा है, क्वेश्चन पढ़ो, कि जो भी कलेक्शन होता है वो सारा मैं कहां भेज देता हूं? कहां भेज देता हूं? हेड ऑफिस को भेज देता हूं। तो टू कैश सेल आ जाएगी। अच्छी बात है, कितनी आ जाएगी सर? 1 लाख की आ जाएगी। टू कैश कलेक्शन आ जाएगा सर, कितना आ जाएगा? 60,000 का आ जाएगा। अब चलें आगे। हाँ जी, और क्या आ सकता है सर इसके अंदर? स्टॉक हो गया, डेटर हो गया।
सर जो हेड ऑफिस ने एक्सपेंस पे किए वो आएंगे क्या? सर हेड ऑफिस ने एक्सपेंस पे किए वो नहीं आएंगे सर। क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि इसमें तो वो आएंगे कैश अकाउंट में तो जो ब्रांच पे करता है। लो जी, हाँ जी, पेटी कैश में जो बैलेंस ट्रांसफर किया वो जरूर आएगा बाय पेटी कैश। पेटी कैश में कितने भेज दिए? 600 लगे, 600 भेज दिए बाय बैलेंस सीडी डैश आ जाएगा। और कोई खर्चा इसने किया नहीं, खुद नहीं, तो बाय आ जाएगा बाय एचओ को ट्रांसफर किया। सर एचओ कितना ट्रांसफर किया? 1,60,000 माइनस 600, कितना ट्रांसफर किया? 159,400, 159,400। लो जी, मौज हो गई। ये अकाउंट भी हमारा कंप्लीट हो गया। लो जी, कितना आ जाएगा? डेटर का बैलेंस तो आ जाएगा 16,880, 16,880। और कैश कलेक्शन आ जाएगा आपका 159,400। लो जी, इस क्वेश्चन में खुशखबरी क्या है सर? इस क्वेश्चन में खुशखबरी ये है कि इस क्वेश्चन में स्टॉक का क्लोजिंग बैलेंस अवेलेबल है। और ये लगभग क्वेश्चंस में अवेलेबल होगा, कोई क्वेश्चन अच्छा होगा उसी में अवेलेबल नहीं होगा। टोटल लगा दीजिए 28,000 प्लस 16,880 प्लस 2700 प्लस 800, 48,380, 48,380। 28,000 प्लस 16,880 प्लस 800 प्लस 2700, 48,380 प्लस 159,400 प्लस 2,000 प्लस 32,000 प्लस 6,000, कितना आ गया सर? 247,780। लो जी, इस तरफ बैलेंस फिगर निकाल देंगे, क्या जाएगा बैलेंस फिगर? आपकी स्पेस थोड़ा सा कम पड़ गया, कोई बात नहीं, इसको थोड़ा सा डिलीट कर देते हैं, हमारा काम तो हो चुका है। टू पी एंड एल, टू ब्रांच पी एंड एल। प्रॉफिट कितना आ गया सर आपका? अरे सर माइनस करो कितना आएगा ना, 51,800 माइनस 1,60,000 माइनस 400 माइनस 5,800 माइनस 5,600, कितना आ गया सर? 24,180। लो जी, मेरा काम कंप्लीट हो गया। ठीक है जी, ये कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम नया कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। ओके, बाय बाय।